आओ चलो देखो। गर्मी तो नहीं लग रही है? चलाना फैन? चलेगा ना? तो थैंक यू, यही सुनना था मुझे। अगर मेरा गला बचा रहा तो आप लोगों को दुआएं देगा। देखो हम लोग ना एक्चुअली मिडवल के बारे में शुरू कर रहे थे। ठीक है, क्या शुरू कर रहे थे हम लोग? मिडवल इंडिया के बारे में। हाँ, यूएई और ये सब लग मतलब। हाँ देखो, अब देखो ये जो लिखा है ना यहाँ, इसको मैं एग्जैक्ट बाउंड्री से डिफाइन नहीं कर सकता मैं। ठीक है ना? अरब में एक टर्की तो क्लियर है आपको। टर्की के अलावा और थोड़ी बहुत जो कंट्रीज और उसके आगे हैं वो सारा अरब में मान लो आप। ठीक है ना? हाँ तो कोई बात नहीं, आपने देख लिया ना। क्या? हाँ देख, नहीं नहीं इस पर मत जाओ, तो मैंने बस इंटरेस्ट के लिए मैप डाल रखा है। लेकिन मैंने कहा इससे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कि देश कहाँ लोकेटेड है, कंट्री कहाँ लोकेटेड है वो, क्योंकि मैप वैप बना के थोड़ी आएगा आपको। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि मिडवल इंडिया में किस किस ने अटैक किया इंडिया पे, तो टर्किश ने अटैक किया और अरब ने अटैक। ठीक है, अब अरब की डेफिनेशन क्या? अब मैंने कहा ना, हमें नज़र आता है, कोई बाहर से देखेगा तो इंडिया में सब हिंदू ही नज़र आएंगे, बट यहाँ पे और है भी हिंदू, लेकिन हिंदू में बहुत सारी कास्ट हैं। है ना? यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, लोग कोई भी शायद सिमिलर कास्ट का ना हो, ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। समझ पा रहे हो उस चीज़ को आप लोग? मतलब बहुत सारे हिंदूज हैं, लेकिन यहाँ पे सबका अलग अलग कल्चर है। ठीक है, ये कहानी है। तो टर्की से जो आए हैं, और मैंने कहा ना कि मुस्लिम्स के साथ कई सारी कहानियाँ हैं। अब लंबी कहानी है, मैं वो बताना नहीं चाहता आपको। इस्लामिक कंट्रीज़ में, मुस्लिम कंट्रीज़ में, जिसकी क्लास है आज? ठीक है, भूल गया, वो लॉक कर दो दरवाज़ा। अगर रुकना तो रुक जाए, तो जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, नहीं मंडे एंड वेडनेसडे बताया था। ठीक है, अब या तो देख लो, अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। मैं आपको मैसेज करता हूँ फ्री होकर, ठीक है, बात करते हैं। ओके से बाय। मैं क्या कह रहा था आपको, मैं ये कह रहा हूँ जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें से ना, मुस्लिमों में गाइस एक लीडर होता है जिसे खलीफा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। और जनरली खलीफा टर्की का ही होता है। जनरली ये बात हमने चर्चा क्लास में की थी शायद, की थी ना, कि पाकिस्तान के वॉर में टर्की उसका साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि वो टर्की जो है मुस्लिम मुस्लिम कंट्रीज में लीडर बनना चाहता है, सुप्रीम बनना चाहता है। वो पहले सुप्रीम था और अभी भी बनना चाहता है। लेकिन वो जो यूएई वाली कंट्री हैं, जैसे कि क्या, सऊदी अरब, अबू धाबी, अमीरात वगैरह, जितने भी है, दुबई वगैरह, ये चाहते हैं कि वो लीडर बने। तो दो हिस्सों में बटा हुआ, वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, वो सपोर्ट कर रहा है। और हमारी नज़र में यही नहीं है गाइज। आप पाकिस्तान से ऊपर जाओगे तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे के सारे कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज है। मतलब पूरा एरिया वो जो है ना कवर्ड है इस्लामिक कंट्रीज। क्लियर है? तो उस पर नहीं जाते, काम की बात पे आते हैं। जब मिडवल इंडिया शुरू हुआ, जब क्या हुआ शुरू इंडिया में, मिडवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, तो मुस्लिम कंट्रीज के अटैक हुए, क्योंकि वही रिलीजन सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा था। ठीक है ना? तो एक भारत में ना, इंडिया में दिल्ली शहर की, दिल्ली जो है हम जहाँ पे रह रहे हैं गाइस, दिल्ली बोलते हैं इसको, दिल्ली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दिल्ली दिल्ली भी बोलते हैं इसको। इसके नाम ना चेंज, कुछ टाइम बाद पेरिस भी होने वाला था लेकिन रह गया वो। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना आप लोग, सुनो मेरी बात ध्यान से। इसकी इसकी जो दिल्ली है गई, इसकी स्थापना जो है वो अनंग पाल तोमर ने की थी। किसने की थी? अनंग पाल तोमर। कोई आपका फ्रेंड है जो तोमर टाइटल होल्ड करता हो? होल्ड करता है तो उसके अंदर बताना सूरवीरों का खून दौड़ रहा है उसके अंदर। ठीक है, बता देना उसको। ठीक है, ठीक है। जैसे चलो कोई बात नहीं, जब मिस्टर केजरीवाल सीएम था तो डिप्टी सीएम कौन थे? मनीष सिसोदिया। वो सिसोदिया बेसिकली सिसोदिया वंश के हैं, जो महाराणा प्रताप वाला, समझ पा रहे हो? अब महाराणा प्रताप जो है ना, सिसोदिया वंश, और सिसोदिया वंश की बहुत लंबी चेन है। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? मैंने कहा ये सब चीज़ें बात की, आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली की स्थापना किसने? अनंगपाल तोमर ने की थी। कभी पूछ ले आपसे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मैंने कहा जब मुस्लिम्स का अटैक हुआ तो दो हिस्सों में हुआ। एक अटैक बोलते हैं क्या, अरब का, और एक बोलते हैं तुर्की का। जो अरब से आए, अरब कंट्री से आए वो अरबी है, जो टर्की से आए वो तुर्की है। तुर्की कह लो, इसको तुर्कीय भी कहा जाता है। जैसे अभी रिसेंट में बिहार में गया का नाम क्या कर दिया? गया जी कर दिया, गया जी कर दिया। उसके नाम क्या है? जी लगा दिया है, हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से। तो बिहार में एक गया एक प्लेस है, ठीक है ना, वहाँ पे उसका नाम चेंज करके गया जी कर दिया गया, राइट। तो ऐसे ही अब अरब पे जो पहला अटैक हुआ गया, तो पहले सबसे पहले कौन आया? मोहम्मद बिन, क्या नाम था उस व्यक्ति का, क्या नाम था उस पर्सन का? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। और कब अटैक किया था इसने? 712 में अटैक किया था। ठीक है, कहाँ पे अटैक किया था ये?
सिंध, सिंध पे कहाँ पे अटैक किया था? पाकिस्तान का एक इलाका है गाइस सिंध, और सिंध का राजा कौन था? ताहिर। सिंध का किंग कौन था? तो इसने अटैक किया, जीता बीता, बात खत्म। वो उधर रहा, इंडिया में एंट्री नहीं हुई, इंडिया में वो एंट्री ले भी नहीं पाया। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये 700 का टाइम है गाइस। कितना टाइम है ये? और अराउंड गाइस 1000 के आसपास, यानी 300-400 साल के बाद सबसे पहले आया गजनवी। सबसे पहले कौन आया? गजनवी, है ना। एक गजनवी और एक गजनवी और एक बोलते हैं क्या इसको, तो गौरी लिखते हैं, या गौरी भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कभी आप भूल जाओ तो याद रखना कि जिसमें ज़्यादा लेटर है वो पहले है, जिसमें कम लेटर है वो। इंग्लिश में भाई मुझे बहुत सारी चीज़ें कॉम्पिटिशन में जब मैं आपकी तरह था, मुझे बहुत सारी चीज़ें परेशान किया था, तो मैंने उसका ऐसी ट्रिक निकाली खुद ही है याद करने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें मैंने यही ट्रिक लगाया था, गजनवी गौरी, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। ये देखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये कोई और भी आपको पढ़ा सकता है, लेकिन जो गजनवी गौरी वाली जो मैंने बात बताई ना, ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है, ये शायद आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो हो सकता है कि उनके बच्चे मन में भी सेम थॉट्स आए होंगे, तो उन्होंने ऐसा कुछ ट्रिक निकाली होगी, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा बनाना था जो कि मैं देखते बता दूं कि पहले कौन अटैक करता है और बाद में कौन अटैक करता है, राइट। तो पहले कौन कर रहा है और फिर कौन कर रहा है, इनके बीच में गाइस ऑलमोस्ट 150 ईयर्स का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये दोनों कंटेम्प्रेरी नहीं है, इन्होंने एक दूसरे की शक्लें नहीं देखी हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपके घर में अगर कोई 150 साल बाद पैदा हो रहा है तो आपसे कहाँ मार्गदर्शन होगा? आपको अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम नहीं पता है, क्योंकि 4 जनरेशन पहले ही है, ठीक है। तो फिर 150 साल तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, उसमें तो 6-7 पीढ़ी आ जाएंगी। 50 साल, पिछले 50 साल में, 60 साल में आपके ग्रेट ग्रैंडफादर भी थे, आपके ग्रैंडफादर भी थे, आपके फादर भी और आप भी हो, पिछले 50 साल। तो 150 साल में तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना, कितनी सारी जनरेशन आ जाएंगी उसमें, ठीक है। तो पहले गजनवी फिर गौरी आता है, ठीक है। गजनवी अटैक करता है, उसके बाद गौरी अटैक करता है। गजनवी की कहानी मैंने आपको बता दी थी, ये 17 बार भारत पर अटैक करता है। सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है गुजरात में, किस पर्पज़ के लिए? पैसे के लिए। थोड़ा बहुत ये लोग इस्लाम का प्रचार भी करते थे, लेकिन इस्लाम का प्रचार का मेन टारगेट जो था वो किसका था? गोरिल्ला। तो गोरिल्ला क्यों रहे तो नया नाम सुनने को मिल रहा है। खैर, गौरी अटैक करता है, इस्लाम का प्रचार करता है। अच्छा, गौरी को ना आइडल डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। आइडल्स मतलब मूर्ति, और डिस्ट्रॉयर मतलब तो मूर्ति भंजक कहते हैं इसको, है ना। आइडल डिस्ट्रॉयर मतलब, देखो मुस्लिम कम्युनिटी ने जो अटैक किया उसमें सारे मुस्लिम्स का एक जैसा हाल नहीं था, ठीक है। मैं नाम बता दूं आपको गिन के, एक गौरी, ठीक है ना, एक मिडिल में एक आधे और ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना। लेकिन किसी का नाम बड़ा नहीं था। एक शाहजहां, ही वॉज कट्टर मुस्लिम, उसने भी मुस्लिमों को, देखो शाहजहां कट्टर मुस्लिम तो था, बट उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश नहीं दिया, टेम्पल्स को ब्रेक करने का ऑर्डर उसका नहीं था। हाँ, उसने कहा था कि नए टेम्पल्स नहीं बनेंगे, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, समझ पा रहे हो ना। नए टेम्पल्स नहीं बनेंगे शाहजहां ने कहा, लेकिन औरंगजेब का जो बना है उसको भी, तो कई टेम्पल तोड़े, तो जिनका कॉन्फ्लिक्ट आज भी चल रहा है। क्या, कौन से? एक सोमनाथ वाला, एक आपका काशी विश्वनाथ वाला जो अभी करंट में कोर्ट में चल रहा है केस इसका। इसके अलावा आपका ये अयोध्या में जो ये मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि पे एक मस्जिद बना हुआ है, कभी आप जाओगे तो वहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं हमेशा, वहाँ पे मस्जिद है, और मुस्लिम वहाँ पे क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं करंट में। वो आज नहीं तो कल वो मैटर फिर से उठेगा, जैसे बाकी उठा, पहले राम जन्मभूमि वाला उठा, फिर काशी वाला उठा, अभी फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दिया। जब वो मैटर खत्म होगा तो ये वाला भी उठेगा, ठीक है। आगे की बात करें, चलो आ जाओ। तो गौरी आया, गजनवी आया। अच्छा जी, गौरी जो आया इसके साथ 2-3 स्लेव्स थे इसके। उस समय स्लेव का प्रोसेस होता था, मतलब लोग पैसे से स्लेव्स को क्या करते थे, खरीदते थे। और ये स्लेव्स जो होते थे गाइस, अच्छा आपके आने से पहले मैं ये टॉपिक खुद पढ़ रहा था, मैं कहा बच्चों को कुछ नया पढ़ाना है तो मैं को कुछ ढूंढ लूँ, ऐसा बता दूँ कि उनको लगा कि यार वाओ, ठीक है ना। बट ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग जान लो, उस समय स्लेव दासों को खरीदा बेचा जाता था, ठीक है ना। तो गौरी के 2-3 गुलाम थे, गौरी ने कई गुलाम खरीदे थे। और ये जो लोग थे जो दासों को खरीदते थे ना, दास को ये अपने बेटों से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मानते थे, ठीक है। अब जो, हाँ, दासों को क्या मानते थे, अपने बेटे से ज़्यादा उसको इक्वली मानते थे, इसलिए जाने वक्त अपनी सारी संपत्ति उनको दे के चले जाते थे। और दास भी इनके ऊपर डिपेंड होते थे, जो स्लेव्स होते थे उनके ऊपर क्या होते थे, डिपेंड रहते थे। ये दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी। मैंने हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी स्लेव ने अपने राजा के अगेंस्ट कुछ किया, कभी भी नहीं देखा मैंने। इवन दो वो दास को इतना मानते थे, स्लेव प्रोसेस को इतना मानते थे कि जो स्लेव होता था वो जब तक उसका राजा जिंदा तब तक वो सुल्तान का टाइटल होल्ड नहीं करता था। इस बात की चर्चा हमने की थी शायद, है ना, कि दास कभी भी, इसी पे चर्चा चल रही थी। एक वर्ड आता गाइस, दासत्व।
जो इंग्लिश वाले हैं वो स्लेवरी बोलेंगे इसको, और क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, दासत्व बोलते हैं, मतलब दास होना, एक तरह स्लेव होना। तो जब तक इसका एक दास था, इसका एक स्लेव था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। इसके कई तरह स्लेव थे, अभी बताऊंगा आपको, यालदोज वगैरह, ठीक है ना। हाँ, बख्तियार खिलजी का, वो बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं थोड़ा सा, सारी चीजें नालंदा वालंदा तोड़ दिया था हम लोगों ने। ये था गाइज, सुनो सुनो सुनो, ये जो गौरी था, प्लीज बातें नहीं करो भाई, ये जो गौरी था इसके कितने कितने स्लेव्स थे टोटल? एक था कुतुबुद्दीन, एक था यालदोज, और एक था कुबाजा, 3 नाम है। लेकिन गौरी ने किसको बिठाया गद्दी पे? और आपको पता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन परसों नरसों क्या हुआ कि एक ना क्वेश्चन कहीं पे मैंने देखा कि ये जो, अच्छा आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये जो होता क्या है, मोहम्मद गौरी आता है इंडिया, अटैक करता है, यहाँ से लूटता है, उसका पर्पस 2 ही है, लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। वो काम करता है, चला जाता है, और यहाँ पे किसको राजा बना के चला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम है, मैंने कहा कि वो टाइटल होल्ड नहीं करेगा किसका? सुल्तान का। और बड़ा भरोसे वाला बंदा भी होते थे ये लोग, बड़े भरोसे वाले। क्या, राजा चला गया ईरान इराक, गौरी कहाँ चला गया? उसको टैक्स भेजेगा, इवन दो उससे, अगर सुनो, अगर इसको सुल्तान का टाइटल होल्ड करना है तो वो जाके अपने किंग को बोलेगा कि सर मुझे फ्री करो अपने स्लेवरी प्रोसेस से। इतना तक होता था, खुल गया। वो ऑफिशियल लेटर लिखेगा कि मैं इसको फ्री कर रहा हूँ, तब जाके ये लोग क्या करते थे सुल्तान का, ठीक है। तो इसने, गौरी ने तो उसको फ्री किया नहीं। जब गौरी उस टाइम के बाद मर गया तो उसका बेटे ने अपने लेटर से उसको फ्री किया, ठीक है, और साथ में फ्री किया और भी लोगों को, ठीक है ना। आगे की बात करें, आ जाओ। मैंने आपको कहा गाइस, मिडिवल इंडिया में मैंने कहा कि बहुत सारी डायनेस्टीज आई, बहुत सारे वंश आए। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी, ठीक है। गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, एंड इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो गुलाम डायनेस्टी गाइस, सबसे पहले कौन सा आया हमारा? गुलाम डायनेस्टी आया। फिर उसका दूसरे नंबर पर क्या लिखा मैंने? खिलजी डायनेस्टी। कौन सा लिखा मैंने? खिलजी। उसके बाद क्या लिखा मैंने? तुगलक लिखा। उसके बाद क्या लिखा? सैयद। उसके बाद क्या लिखा मैंने? लोधी लिखा, ठीक है। अब ये बताओ मुझे आप लोग, ये सारा का सारा हमारा सल्तनत काल का है, टाइम पीरियड, सल्तनत पीरियड है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा वंश है हमारा? सबसे पहले क्या है? गुलाम वंश। अच्छा गाइस, गुलाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लेव। तो इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है, लेकिन इंग्लिश की जो हिस्ट्री का टॉपिक है गाइस, इसमें इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा डिफरेंस। वो क्या करेंगे, वो इस गुलाम को या स्लेव को ना ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, समझ पा रहे हो क्या? कभी कभी वो ऐसा भी करते हैं, कभी कभी इंग्लिश के वर्ड को एज इट इज़ वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ध्यान से सुनना आप लोग, स्लेव को, अच्छा इंग्लिश में तो इसको क्या कहते हैं? स्लेव। लेकिन गुलाम को गाइस और भी तो लैंग्वेज होती है। दास का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना ये मेरा दास है, तो दास का मतलब क्या होता है? गुलाम होता है। एक और है गाइस, मैंने कहा था अरबी भाषा में इसको ममलूक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अच्छा, इंग्लिश में भी इसको ममलूक ही कहते हैं, समझ पा रहे हो क्या? तो 2 वर्ड हो गए, एक तो स्लेव हो गया और एक क्या हो गया? ममलूक हो गया। दो, सबका मीनिंग सबका एक है, नाम अलग अलग तरीके से बोले जा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा, इसमें गाइस, इसमें जो ये जो स्लेव डायनेस्टी है, इसको स्लेव डायनेस्टी कहते क्यों है? क्योंकि इसका फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो और ये स्लेव है, किसका स्लेव है ये? गौरी का। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? स्लेव डायनेस्टी कह रहे हैं। क्या फाउंडर? नहीं नहीं, फाउंडर नहीं, वो तो चला गया। अगर तो जोन सा वंश बनाना तो बना ले। गौरी को चाहिए क्या? पैसे आने चाहिए, समझ करो। मैं मान के चलो मैं गौरी हूँ, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। मैं यहाँ पे आया, मैंने लूटा वूटा पैसे लिए, मैं चला गया। मैंने कहा भाई तुझे जो करना है पे कर, हमें उसका मतलब नहीं है, पैसा आता रहना चाहिए टाइम पे, ठीक है। मेरे मोबाइल का रिचार्ज नहीं रुकना चाहिए। तो ये भाई ने सोचा कि यार अब सिस्टमेटिक वे में हम कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले उसने अपना क्या किया, एक डायनेस्टी फॉर्म की, और उस डायनेस्टी का नाम क्या रखा? वो मैंने तो नहीं की, तो वही कर रहा, तो अपने नाम पे रखेगा वो। हाँ, सबसे पहले मिडिवल इंडिया की जो फर्स्ट डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी, उसका फाउंडर करना कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। और उसको स्लेव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्लेव है किसका? गौरी का, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अच्छा, इसका टाइम पीरियड का ज़्यादा नहीं है। इसका टाइम पीरियड कितना? 1206 से लेकर के
ठीक है, 1206 से लेकर 1210, मतलब कि कितने ये सिर्फ 4 साल, ज़्यादा दिन ये रह नहीं पाया। लेकिन गाइस इसको लेकर के ना 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, ये ना डोनेट बहुत ज़्यादा करता था। क्या करता था ये? बहुत ज़्यादा डोनेट करता था, ठीक है, इसलिए इसको लाख बख्श कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? लाख। इंग्लिश में भी यही है और हिंदी में भी यही है, लाख बख्श कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, लाख बख्श कहते हैं। समझना इस चीज़ को। लाख का मतलब क्या होता है? 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, यार अमाउंट। लाख का मतलब क्या है? एक्चुअली ये डोनेट करता था लाखों में, बख्श का मतलब बख्श देना, यानी डोनेट कर देना। तो लाख बख्श का मतलब क्या हो गया भाई? रात में लूट के आता होगा, दिन में डोनेट करता होगा, क्या पता क्या पॉलिसी है इसकी, रॉबिन हुड पांडे की तरह, ठीक है ना। तो इसको लाख बख्श भी कहते हैं। और इसको 2-3 इसके और भी नाम है जो इसको मतलब कहा जाता है, तो वो आप लोग याद रखना। इसकी एक हैबिट डोनेट करने वाली जो है, उसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं, ठीक है। और क्या क्या हैबिट है और बता देता हूँ मैं आपको, और क्या क्या हैबिट है। इसको गाइस कुरान याद था। मुस्लिम्स की बुक कौन सी है? कुरान। इसको पूरा का पूरा कुरान याद था, समझ पा रहे हो क्या? इसलिए इसको कुरान खा का टाइटल भी था मिला हुआ, ठीक है ना। मैंने क्या क्या है? टाइटल्स ऑफ कुतुबुद्दीन, टाइटल्स ऑफ ऐबक। क्या क्या टाइटल लगे? पहला मैंने क्या कहा? उसको लाख बख्श कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? इसको कुरान खा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कुरान खा। खा का मतलब मुस्लिम तो खान की टाइटल लेते थे ना, और कुरान इसको याद था इसलिए इसको क्या ना टाइटल दे दिया। और एक इसको हातिम ताई का टाइटल भी देते हैं इसको। अब ये क्यों देते हैं रिसर्च करना पड़ेगा, बट आप लिख लेना हातिम। तो 3 नाम हो गए इसके, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही वाला पूछा था, लाख बख्श वाला पूछा जाता है। बाकी भी ध्यान रखना। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। अच्छा, मैंने कहा इसने कभी भी सुल्तान का टाइटल होल्ड नहीं किया। हाँ, लेकिन ये सुल्तान का टाइटल एक्चुअली पता है क्या, इन लोगों का मैंने रिसर्च किया इस पर थोड़ी देर पहले कि इन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा, क्या जरूरत थी। जब वो वहाँ पे उतनी दूर चला गया गौरी, तो ये बगावत कर देता। तो उसके 2 कारण। पहले बात तो लॉयल है, तो लॉयल है तो फिर बंदा कहीं भी रहे। स्पेन की राजकुमारी ने एक फुटबॉलर को प्रपोज किया, तो यहाँ पे लॉयल्टी काम कर रही है, वरना तो उसकी ज़िंदगी बढ़िया हो सकती थी, ठीक है ना। वो कहानी है, ठीक है। तो लॉयल है तो कहीं भी रहे, वो टच रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये न्यूज़ सबको पता, ठीक है, यार कोई बात नहीं। तो सुल्तान की टाइटल होल्ड नहीं किया उसने, और उसको पैसे वैसा था, दान बहुत ज़्यादा था, करता डोनेट करता था क्या, मिलियंस में। इसकी वजह से उसको क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लाख बख्श कहते हैं। इसका नाम और क्या है? हातिम ताई है, कुरान खां है, ठीक है। ये सारी कुछ जब आप नोट्स बनाना तो इस बॉक्स को लिख लेना आप लोग, ठीक है ना, काम आएगा। और क्या कह रहा है आपका? अच्छा गाइस, ये लोग, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, पूरे देश में अगर राजा चला रहा है, एक बात बताओ, अभी आप लोगों ने शायद एक देखा होगा, कोई पूछ लो, कोई जो कह रहे थे कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा था, अगर आज के डेट में इंदिरा गांधी होती तो हम पाकिस्तान जीत गए होते, क्या समझ पा रहे हो? ऐसा कहते हैं। और जब वो पाकिस्तान का वॉर हुआ था हमारा 62 वाला, इंदिरा गांधी जिस समय थी, उस समय अगर नरेंद्र मोदी होते तो क्या हुआ होता। ये लोग मतलब पर्सन चेंज करके देखना चाह रहे हैं कि आज अगर इंदिरा गांधी होती तो क्या हम वाकई पाकिस्तान पे कैप्चर कर चुके होते, क्या समझ पा रहे हो उसी को? तो भाई एक बात बताऊं कि इंदिरा गांधी के आज होने से या प्रधानमंत्री मोदी के उस समय होने से कोई फर्क, होना वही है जो होगा। मतलब जो उस समय हुआ, हमने पाकिस्तान को हराया, वो तब भी हराता जब प्रधानमंत्री मोदी होते या कोई और होता। और आज जो हमने अटैक करके छोड़ दिया, वो इंदिरा गांधी होती तभी भी, यानी पर्सन से ये डिसाइड, क्योंकि अकेला पर्सन डिसीजन वहाँ पे नहीं लेता है, समझ पा रहे हो क्या? आप घर के डिसीजन अकेले नहीं ले सकते हो। अगर घर में शादी है तो बैंड वाला कौन सा होगा, इसका डिसीजन आप नहीं ले सकते। तो देश के वॉर की सिचुएशन वो व्यक्ति कैसे अकेले ले सकता है? तो वहाँ तो बहुत हाई लेवल की मीटिंग चलेगी। इवन दो ही इज सच सो इंटेलिजेंट, इसने ऑल इंडिया डेलीगेशन की मीटिंग की और ऑपोजिशन वाली पार्टियों को भी अपने फेवर में ला लिया। जैसे शशि थरूर, नाम सुना है? जैसे कि ओवैसी, ठीक है ना। अब ये ऑपोजिशन की पार्टीज के हैं, बट अभी ऑल इंडिया मीटिंग डेलीगेशन में उन्होंने अपनी फेवर में लिया। यानी कि अब ये क्या कर रहे हैं, जो वेस्टर्न मीडिया है, अमेरिका और बाकी वाला, उनको अब आपको नहीं पता भारत को अटैक करते हैं ना, तो उसको ना एकदम डिक्टेटर की तरह दिखाते हैं वेस्टर्न मीडिया वाले, सच्चाई ये है। और पाकिस्तान पर अटैक करो तो उसको दिखाएंगे एकदम विक्टिम की तरह। उनकी कहानी अलग ही चलती रहती है,
समझ पा रहे हो? जैसे इजराइल अगर अटैक कर रहा तो उसको दिखाएंगे एकदम डिक्टेटर की तरह, ठीक है, ये कहानी चल रही है। तो इन वेस्टर्न मीडिया को जवाब देने के लिए, उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई ऑल इंडिया पार्टी डेलीगेशन में। उसमें कोई भी पार्टी, मतलब केवल बीजेपी नहीं, जितनी भी पार्टीज हैं इंडिया में मेजर उनके जितने भी पढ़े लिखे बंदे, अब जैसे ओवैसी है वो वकील है, अच्छे खासे ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ लॉयर है वो, ठीक है ना, या ये जो शशि थरूर हैं वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश के लिए पॉपुलर, इनकी इंग्लिश बहुत सॉलिड है शशि थरूर की, समझ पा रहे हो, वो सब चीज़ें। तो उन्होंने इसको ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया, और इसलिए भी सिलेक्ट किया, रीज़न क्या कि ऑपोजिशन वाली पार्टी में होने के बाद भी जब पाकिस्तान से, देखो सुनो, अभी एक बिल आया था, वक्त बिल आया था, सुना था आप लोगों ने, और वक्त बिल में अगेंस्ट में शशि थरूर ओवैसी ने बोला था, ये बोलना उसका अधिकार है, कोई बिल अगर आता है पार्लियामेंट में तो वो उसके अगेंस्ट, अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं बोलूँगा, लेकिन जब मैटर किसका आ जाए, कंट्री का, ठीक है, तो घर में छोटी मोटी लड़ाइयों को हमें क्या कर देना चाहिए, तो वो छोड़ देना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। भाई मेहमान आएंगे तो थोड़ी लड़ोगे, मेहमान के जाने के बाद लड़ोगे आप, ठीक है, वो चीज़ है। तो सेम वही कहानी यहाँ पे हुई है। आगे की बात करें तो आगे की बात करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और क्या क्या और देख लो आप लोग। हाँ, तो ये जितना भी, ये जो राजा था, क्या नाम था इसका, कुतुबुद्दीन, इसके साथ बहुत सारे इसके क्या होते थे, सलाहकार, सजेशन देने वाले, ठीक है ना, इसके कह लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपको पता है, आपने कभी कोई सीरियल वगैरह देखा होगा राजा वाला, तो राजा गद्दी पे बैठा हुआ जैसे रावण या कोई और 8 लोग इधर बैठे हुए हैं, 8 लोग वो उसके कोर्टियर्स हैं, दरबारी हैं। राजा अकेले डिसीजन सारे, जैसे आज का नहीं ले सकता वैसे तो कभी भी नहीं ले सकता था राजा, ठीक है। तो इसके हिसाब से एक व्यक्ति था जिसका नाम था गाइस मिन्हाज उल सराज। क्या नाम था उस व्यक्ति का, पर्सन का, वो उसका क्या था, उसने उसके कोर्ट में रहता था, उसके दरबार में रहता था ये, और उसने एक किताब लिखी थी गाइस जिसका नाम था तबकीत नासरी। तबकीत नासरी बुक का क्या नाम था, है ना, वो उस समय की इंडिया की सिचुएशन के बारे में उसने लिखा वहाँ पे। आगे ऐबक जो है गाइस, कुतुबुद्दीन। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्टिंग बात पता आपको क्या, आपको ये बताओ मुझे आप लोग, ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का। और गौरी की लड़ाई किससे हुई थी, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, जिन्होंने तीर मारा था, इंटरेस्टिंग है भाई, पृथ्वीराज। गौरी की लड़ाई किससे हुई थी, पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। और आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है गाइस वो कहाँ का एम्पायर था, पृथ्वीराज चौहान का एरिया कौन सा था बाय द वे, राजस्थान वाला एरिया था, सिर्फ राजस्थान वाला। और मैंने आपको बताया था ना कि पृथ्वीराज चौहान का एरिया जो था वो काफी क्या था, बड़ा था, ठीक है, किसी को बताना नहीं कि मैंने मैप ऐसे बनाता हूँ। आ जाओ सुनो मेरी बात गाइस, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गाइस, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो किसका स्लेव था, गौरी का। और गौरी ने किसको हराया था, पृथ्वीराज, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान का। और पृथ्वीराज चौहान का एरिया पता क्या, दिल्ली से लेकर के अजमेर था, ये एरिया था, है ना, ये सारा। खाली ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली और अजमेर, दिल्ली से अजमेर, और ऐसा एरिया तो हो भी नहीं सकता कि खाली दिल्ली और अजमेर, तो भाई ऐसा इलाका तो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ हमारा, इंडिपेंडेंट हुआ, तो जिन्ना ने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमने कहा ठीक है भाई, वो मान ही नहीं रहा था, तो हम क्या करते, कलेश कर दिए थे उसने, घर में कलेश कर, दंगे वंगे होने चले गए थे, डायरेक्ट एक्शन डे। तो उसने कहा, हमने पूछा कहाँ चाहिए, तो उसने कहा कि एक हमें यहाँ चाहिए और एक हमें यहाँ चाहिए। मैंने कहा ऐसे कौन देश मांगता है, ठीक है, ऐसा अगर किसी ने कंट्री मानी तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा दिन तक कंट्रोल, या भाग भाग क्या है कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जिन्ना इंटेलिजेंट था उसने कहा कि सर मुझे बीच में रास्ता भी चाहिए 20 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर चौड़ा, फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश। वो डिमांड हमने फुलफिल, तो एक कंट्री यहाँ होगी और एक कंट्री, बताया था मैंने आपको, शायद बताया था इसके बारे में मैंने, कि भाई अब होता क्या था, ये दो अलग अलग जो आपको पार्ट ऑफ लैंड दिख रहे हैं, ये एक ही कंट्री थी 1972 तक। इसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे और ये हमारा वेस्टर्न पाकिस्तान है। लेकिन आपको पता, कंट्री में एक ही प्रेसिडेंट होता है और एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर बहुत सारे हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ से जो बंदा चुनाव लड़के जाता था उसको यहाँ पे ओथ दिलवाते थे, शपथ दिलवाते थे, और उसको वापस सीएम बना के यहाँ पे भेज देते थे, क्योंकि पीएम तो वहाँ पे बैठेगा। लेकिन आपको पता, पाकिस्तानी मिसबिहेव विद बांग्लादेशीज, वो मानते हैं कि ये कन्वर्टेड मुस्लिम है, जैसे कि यूएई वाले मानते हैं कि पाकिस्तान वाले क्या है, कन्वर्टेड मुस्लिम, वो उसको प्योर नहीं मानते, ठीक है ना। तो जब यहाँ से एक बंदा गया, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, तो नाम होगा
कुछ तो नाम होगा, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। ठीक है, यार कोई बात नहीं, उसका नाम था यार अभी शेख हसीना थी ना बांग्लादेश की, उसके फादर नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, शेख हसीना के फादर। तो जब वो गए ना यहाँ से, तो उन्होंने पाकिस्तान वालों ने ना तो उनको सिर्फ सीएम बनाया ही नहीं, और उनको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। इस बात पे वहाँ की पब्लिक ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, और फिर जाकर के 1972 में ये अलग देश बन गया। ठीक है ना। कई बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है कि बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ, हमसे नहीं भाई। वो जब से इंडिया बना है ना, इंडिया का एक टुकड़ा भी भारत से अलग, वो पीओके वाले को छोड़ दो आप, तो हम लेंगे जल्दी। ठीक है ना। ठीक है, भारत का इतना सा टुकड़ा भी अलग नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 50 साल का आप रिकॉर्ड उठाओ, बहुत सारी कंट्रीज दो हिस्सों में बढ़ गई हैं। सिर्फ भारत ये जो जुड़ रहा है, जैसे हमने सिक्किम को ऐड किया है। 1962 में सिक्किम एक अलग कंट्री था, 1962 में वहाँ के राजा साहब ने टाई अप करके उसको कहाँ मिला लिया, इंडिया में मिला लिया। ठीक है ना। और इसका कारण है गाइज ऑल इंडिया सर्विसेज। इसका कारण क्या है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, है ना, और बाकी सारी चीज़ें, समझ पा रहे हो, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के चुने हुए एम्प्लॉयज स्टेट में जाके काम करते, तो वो पूरी तरह से बाउंडेशन रहती है। समझ पा रहे हो आप लोग। चलो आज वापस पे आते हैं। तो मैंने कहा गाइस सुनो ध्यान से, जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया होगा, तो पृथ्वीराज चौहान के सारे एरिया पे कैप्चर किया होगा, तो नॉट इवन दिल्ली, अजमेर पे भी कैप्चर किया होगा। कहाँ पे कैप्चर किया होगा, तो अजमेर पे जब कैप्चर किया तो क्या हुआ, देखो ध्यान से। ऐबक ने अजमेर जी को जीतने के बाद वहाँ एक वो बनाया गया, क्या बनाया है, मॉस्क्यू बनाया। क्या बनाया, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ अजमेर ऐबक बिल्ड द 2.5 दिन का, ये नाम है उसका। अच्छा गाइस, मैं आपको बताऊं, कुछ टाइम पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ऐसी प्रिडिक्शन की थी कि ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने इस बिल्डिंग को, जो बिल्डिंग उन्होंने बनाई, जो मॉस्क्यू उन्होंने बनाया, वो हो सकता है उन्होंने 2.5 दिन में बना लिया हो। उन्होंने क्या किया हो, 2.5 दिन में। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक नाम सुना था, संभल की मस्जिद खोदी तो नीचे मंदिर निकल आया, ऐसा नाम सुना। तो वहाँ पे जो खोदने वाले लोग हैं, वो फिर अब पहुँच गया 2.5 दिन का झोपड़ा खोदने के लिए। ठीक है ना। ठीक है, तो अभी जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि ये बिल्डिंग 2.5 दिन में नहीं बनी है। आपको पता है, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म में संत होते हैं, क्या होते हैं, मुस्लिम में भी सूफीज होते हैं, क्या होते हैं, और सूफीज जब मॉस्क्यू पे बैठते हैं, तो वो 2.5 दिन तक वहाँ पे एक धुनी जमा के रहते थे। धुनी समझते हो आप लोग, मतलब भगवान के नशे में बैठे हुए हैं, ना खा रहे ना पी रहे हैं, तो डेडिकेटेड है भगवान के लिए वहाँ पे। जैसे हम फास्ट रखते हैं तो 1 दिन का रख लिया, वैसा कुछ। लेकिन आज तो फास्ट का प्रोसेस चेंज हो चुका है ना। फास्ट का मतलब क्या, जिस दिन फास्ट हो, पूरी तरीके से आप भगवान के सामने बैठे रहो, डेडिकेटेड रहो, उनके बारे में सोचो, उन्हीं की चर्चा होनी। ठीक है, फास्ट रखते हुए कोई और काम जनरली नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो था, समझ पा रहे हो आप लोग। तो 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि जो सूफीज आते थे वो 2.5 दिन तक वहाँ पे एक ही जैसे आप एक बैठे की 10 घंटे की लगाते हो सिटिंग पढ़ने की, वैसे 2.5 दिन तक रहते थे। ठीक है, तो 2.5 दिन का मॉस्क्यू बनवाया इसने। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे पहले एक स्कूल हुआ करता था, संस्कृत स्कूल हुआ करता था, वो कंट्रोवर्शियल है। अच्छा है, इसके बाद क्या हुआ, ये जो ऐबक है गाइस, कौन ऐबक, कुतुबुद्दीन, इसने दिल्ली में एक और मस्जिद भी बनवाई गई, जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम था मस्जिद का, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये वाला। अब ये डिस्ट्रॉयड है, अब ये है नहीं फिलहाल। ठीक है, और क्या क्या और देख लो आप लोग। अच्छा गाइस, एक चीज़ और, जब ये लोग अपने साथ आते थे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, चाहे वो चर्च क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, उनके साथ उनके रिलीजियस गुरु जनरली होते थे। ठीक है ना। अब मैं आपको जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा उनके रिलीजन के रिगार्डिंग क्या मैटर था। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका एक रिलीजियस गुरु था, जिसका नाम क्या नाम था, जिनका क्या नाम था, बख्तियार। बहुत समय तक लगा कि भाई किसी की काकी होंगे फीमेल, लेकिन ये काके नहीं, ये काका थे, मतलब ये मेल थे। ठीक है ना। तो इन बख्तियार काकी कौन है, इनके रिलीजियस गुरु थे। और चूंकि अच्छा देखो, अपने अपने रिलीजन का अपना अपना सेंटिमेंट होता है। आपके रिलीजन के खिलाफ बोलूंगा तो आपको चुभेगा, इनको नहीं चुभेगा। अगर मान लो इनका वो रिलीजन नहीं है, तो किसी और को बोलूंगा तो उसको चुभेगा, उसका नहीं, क्योंकि रिलीजन अलग हो गया। हाँ, सबका रिलीजन है तो सबको चुभेगा। भारत के झंडे पे अगर कहीं पे पैर रखा जाता है और आपको चुभ रहा है, तो अगर देशभक्ति तो चुभेगा ही चुभेगा, डेफिनेटली चुभेगा। चुभता ही है, मुझे तो चुभता है, पता नहीं आपको चुभता नहीं चुभता, भगवान जाने। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा मुझे फील होता है आपको भी होता होगा। तो हमारे अगर सेंटिमेंट तो इसकी डेलीगेशन इस्लाम के लिए है। इसका गुरु कौन है, बख्तियार। तो अपने गुरु के लिए एक ये बिल्डिंग बनाता है, जिसका क्या नाम है, कुतुब मीनार। क्या बिल्डिंग बनाता है,
तो कोई पूछे आपसे कि भाई कुतुब मीनार किसकी याद में, किसकी मेमोरी में बनाया, तो बख्तियार काकी। लेकिन गाइस उसने सिर्फ बेस डाला। क्या डाला उसने? सिर्फ बेस डाला। ध्यान से सुनना आप लोग। कुतुब मीनार जो है गाइस, ऐबक ने अफगानिस्तान के जामा मीनार से इंस्पायर होकर के एक कुतुब मीनार बनवाया, लेकिन उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाया। कुतुब मीनार ने बनाना तो शुरू किया, लेकिन कंप्लीट मतलब 2 फ्लोर बना दिया ऐसे करके, मान के चलो, ठीक है ना, बेस डाल दिया इसका। उसके बाद क्या हुआ, कुतुब ऐबक ने 2 मंजिल बनाया, जबकि आगे की 3 मंजिल किसने बनवाई? एक और राजा हुआ आगे चल के, इसके बाद नेक्स्ट नंबर, आगे की 3 मंजिल किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने बनवाई। किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने बनवाई, ठीक है ना। तो 2 और 3 हो गए। एक बात और, मोहम्मद बिन तुगलक गाइस, इसको हम बोलते हैं एमबीटी। हिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं? एमबीटी। जब भी बोलूंगा एमबीटी मतलब क्या? मोहम्मद बिन। इसके टाइम पे क्या हुआ, इस मीनार पे ना बिजली गिर गई और वो ऊपर का कुछ हिस्सा टूट गया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने गाइस, एफएसटी कौन भाई, हम लोग पढ़ रहे ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और गुड़खा तस्ले में। तो गुलाम वंश कौन है का? यही वाले तो ये बनवा रहे, लेकिन तुगलक वंश में कौन? एमबीटी और एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन, ये रिपेयर करवा रहे हैं का? मतलब बिजली गिरी किसके टाइम पे, रिपेयर किसने करवाया, ठीक है ना। बस इतनी कहानी है इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक और इंटरेस्टिंग, कभी आप गए हो घूमने के लिए तो इस कंपाउंड में देखा एक और बिल्डिंग होती है ऐसी, देखिए, देखिए नहीं, कब गए थे? नहीं, ठीक से नहीं गए, इसका मतलब रात में गए थे। चलो कोई बात नहीं, इस बार जाना तो देखिए, इस कुछ नहीं होते को जीना होता था, गवर्नमेंट ने अंदर जाना बंद कर दिया। हाँ, वो एक बार इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हुई। ये पूरा हाइट है उसकी, जैसा कुआं होता है ना वैसे कुछ कुछ है, ऊपर से तो बहुत शॉर्ट है, पैसेज नहीं है, इतने सारे लोग नहीं जा सकते, गवर्नमेंट उसको जाना अंदर से क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें गई। पहला उसमें एक आयरन पिलर है, उसमें क्या है, एक लोग कहते थे उसे पकड़ के मांगो तो विश पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वो गाइज, वो आयरन पिलर जो वो गुप्ता एम्पायर का है। किस एम्पायर का? गुप्ता एम्पायर। पीछे पड़ा हमने, जाके देखना आप लोग। तो उसमें एक बंदा था चंद्रगुप्त फर्स्ट, ने वो आयरन पिलर बनाया था। और उसकी खास बात ये है गाइज कि तो जंग नहीं लगता, तो जंग ये बताता है कि गुप्ता एम्पायर मेटलर्जी में बहुत अच्छे थे। मेटलर्जी मतलब धातु विज्ञान, मतलब ऐसा मेटल बनाया जिसमें अभी तक जंग लगा, जबकि वो बाहर पड़ा हुआ इतने सालों से, ठीक है ना। जबकि हमने स्टील बनाया और आपको पता है स्टील में भी जंग लग जाता है, कभी देखा आप लोगों ने स्टील में जंग लग जाता है, ठीक है, वो चीज़ है। खैर कोई बात नहीं, कुतुब मीनार तो बन गया। किसने बेस रखा कुतुब मीनार का? कुतुब मीनार। और उसको आगे आगे अगले 3 फ्लोर किसने बनवाए? इल्तुतमिश ने। और बिजली गिर गई तो रिपेयर किसने कराया? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। बिजली किसके टाइम पे गिरी थी? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक नाम रखना, एमबीटी, पूरे सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा राजा, सबसे पढ़ा लिखा राजा और सबसे बड़ा फेलियर राजा। आगे आएगा इसके बारे में, ठीक है। नहीं नहीं, जिसके सपने में आ जाए ना उसको नींद उसकी उड़ जाती थी, इतना खतरनाक था वो एमबीटी। खैर उसकी कहानी छोड़ो, आप लोग यहाँ पे आ जाओ। सुनो, मैंने आपको बताया गया ये जो मिडवल इंडिया गाइस, इसमें क्या है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी एंड मुगल्स। तो गुलाम वंश ने शुरू किया। उसके बाद एक और आएगा खिलजी, अलाउद्दीन, खिलजियों का परचम बुलंद रहे। सुना आप लोगों ने, मूवी देखी है? नहीं, पद्मावत, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी आता और कहता है यार मैं भी वैसी बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं भी वैसी कैसी बिल्डिंग। तो कुतुब मीनार के कंपाउंड में ऐसी बिल्डिंग बनाना शुरू करता है वो, समझ पा रहे हो क्या। लेकिन जिस इंजीनियर को वो बुलाता है, उन्होंने जब इतना बना दिया, इंजीनियर एक दिन कहते हैं हुजूर गलती हो गई हमसे, ये बिल्डिंग तो गलत बन गई। सारे इंजीनियर को वो खड़ा करता है यहाँ पे, सारे इंजीनियर को क्या करता है, एक एक लात मारता सबको, क्या बना दिया तुमने, मुझे कंप्लीट ही नहीं कराया उसको। तो ये बिल्डिंग आज तक इनकम्प्लीट है। गलती हो गई थी कि इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी इंजीनियरिंग गलत हो गई, आगे ये बन ही नहीं सकता था, गिर जाता, समझ पा रहे हो। तो गलती ये हो गई थी कि इंजीनियर, हाँ कुतुब मीनार के अंदर ही है भाई, आप जाके ठीक से घूमो। और ठीक इसी के सामने ना अलाउद्दीन खिलजी जिसने उसको बनाया था, उसकी कब्र भी है, ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि जब कभी, ये बात मैंने बोली है क्लास में, अभी कोई मॉन्यूमेंट घूमने जाया करो तो गाइड कर लो, लेकिन हम तो मिडिल क्लास वाले, हम तो गाइड करेंगे नहीं, ठीक है ना। मैं वृंदावन में गया, उसने कहा 100 रुपये में गाइड हूँ मैंने कहा 100 रुपये नहीं दूंगा मैं, ठीक है। और कोई किसी दूसरे ने गाइड करा था, मैं उसको चुपचाप खड़ा होकर मैं सुन रहा था उसके बाद। मैंने कहा क्या बोल रहा है ये, सारी स्टोरी सुन ली मैंने कहा 100 रुपये बचा लिया मैंने,
समझ रहे हो। लेकिन अगर आप गाइड नहीं कर सकते, मेरी ये बात मानना, आप लोग बहुत नॉलेज बढ़ेगी। कभी आप घूमने जाओ, ऐसा नहीं टिकट ली खाली छू के ऐसे आगे दीवारें, तुम सोच रहे हो कि शाहजहां ने भी कभी छुआ होगा, हमने भी छू लिया। हाँ, वो तो अपने अपने डेलीगेशन की बात है, लेकिन खैर मैं हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। कभी लाल किले जाओ, हुमायूं टॉम जाओ, कहीं भी जाओ, तो अगर आप टूर नहीं, अगर आप गाइड नहीं कर सकते तो कम से कम यूट्यूब चालू करो, उसमें कोई टूर गाइड वाली वीडियो ऑन कर लो और देखते हुए चले जाओ, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और पैसा वसूल लगेगा। ठीक है ना, वो चीज़ है। आगे बढ़े तो किसने कुतुब मीनार में एक और बिल्डिंग बनाने का क्रेडिट किसने शुरू किया? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शुरू किया? जब अलाउद्दीन आएगा ना तो हम आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, लेकिन ये बिल्डिंग गलत कंस्ट्रक्ट होगी, गलत इंजीनियरिंग के कारण ये बिल्डिंग बन, ठीक है ना। तो मुझे तो, मैंने तो खैर अभी रिसेंट में लास्ट ईयर ही गया था, तो मैंने देखा था, मुझे, मैं क्या बताऊँ, छोड़ो हटाओ, नहीं वो मतलब कि बिल्डिंग है, आप देख लेना, ठीक है ना। आगे की बात करें, इसी अलाउद्दीन खिलजी ने गाइस एक और मीनार बनवाया। एक और क्या बनाया? मीनार। भी मीनार, बिल्डिंग को मीनार ही बोलेंगे इस्लामिक लैंग्वेज में। मैंने कहा ना, हिस्ट्री में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एज इट इज़ यूज होंगे। मतलब कोई बिल्डिंग बनाई, ऐसा कर लो। आप लोग हौज खास का नाम सुना है? हौज का मतलब क्या होता है? टैंक। हौज का मतलब क्या होता है? जैसे हौदी होती है वैसा कुछ टैंक वगैरह, ठीक है ना। अब शांत सुना, आप हौज खास मेट्रो स्टेशन पे होते हैं, और डियर पार्क भी गए हो गए? डियर पार्क नहीं गए कभी? ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। जब हौज खास मेट्रो स्टेशन से उतर के जब आप डियर पार्क की तरफ जाते हो, ठीक है ना, तो बीच में एक और बिल्डिंग आती है गाइस, राइट साइड में, मेट्रो से उतरने वाले, उसको बोलते हैं चोर मीनार। क्या बोलते हैं उसको? ये तो कुतुब मीनार था, ये क्या है? वो भी इसने बनवाया था। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन। उसने कहा था, ये जो अलाउद्दीन खिलजी, कि मेरे टाइम पे अगर किसी ने चोरी कर ली, मेरे टाइम पे क्या कर ली किसी ने, तो उसका सर काट के इसी मीनार में लटका दूंगा। और वो लटका देता था। जब आप इस मीनार को देखोगे, किसको? चोर मीनार को, तो उसमें बहुत सारे होल्स नजर आएंगे आपको। कुतुब मीनार जैसा ही है बिल्कुल। चोर मीनार कैसा है? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, लेकिन उसमें बहुत सारे क्या है? होल्स हैं, बहुत सारे क्या उसमें? होल्स हैं। और उस होल्स में क्या होता था? चोरों के सर होते थे। यस, काट के अलग यहाँ पे ठोक के बगैर गाड़ देते थे, लटका देते, हाँ जी। और अगर छेद भर जाते थे तो वहीं पे पड़े रहते थे, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो ठीक है, हाँ वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही चोर मीनार का भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। आप लोग दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में एक बॉडी है जो एसएससी के अलावा भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, डीएसएसबी बोलते हैं। जब तुम दिल्ली का एग्ज़ाम दोगे तो दिल्ली की जीके अच्छी से आपको पढ़नी पता होनी चाहिए, और बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ दिल्ली में ही हो रहा है, ठीक है ना। तो आपके लिए अच्छी बात ये है, वरना अगर आप यूपी बिहार के होते फिर आपको दिल्ली की जीके अलग पढ़नी पड़ती, ये प्लस पॉइंट है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डीएसएसबी में आ चुका है। बढ़े आगे, चलो आ जाओ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गाइस जो कुतुब मीनार था उसके अगेंस्ट कंपटीशन में एक और मीनार बनाया, जिसको क्या नाम दिया? अलाई मीनार, जो कंप्लीट नहीं हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने एक और बनाया, जिसको क्या कहते हैं? तो नाम से याद रखना। ये अलाउद्दीन खिलजी बड़ा अच्छा बंदा था कुछ मामलों में, कुछ मामलों में। अब इसकी बात आएगी तो इसकी बात करेंगे, अभी नहीं करते, आगे की बात करें। हाँ, हौज खास क्या? हाँ हाँ, आइडिया नहीं है, देखते हैं शायद वहाँ की होगी। आगे की बात करेंगे इस, सुनो, कुतुबुद्दीन ऐबक था फर्स्ट किंग। कौन था भाई गुलाम डायनेस्टी का? और कुतुबुद्दीन ऐबक जगह एक दिन ना पोलो गेम खेल रहा, पोलो समझते हो? क्रिकेट, वो घोड़े पे बैठ के ऐसे मारते हैं सिक्स से, तो पोलो गेम खेलते थे, उसको चौगान बोलते थे गाइस। क्या बोलते थे उसको? उसको उस टाइम पे चौगान बोलते थे। क्या बोलते थे? चौगान बोलते थे। तो गाइस इसको इन शॉर्ट समझ लो कैसी गेम होती थी ये, पोलो जैसी। और एक दिन जब वो खेल रहा था तो 1210 में तो वो घोड़े से गिर गया और काम खत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ, वो मरते ही खत्म हो गया ऑन ऑन द स्पॉट, ठीक है ना। उसके बाद गई उसका बेटा आता है, उसका नाम है आराम शाह। क्या नाम है उसका? अब नाम में ही आराम लगा हुआ है, ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, उसको आराम ही पसंद था एक्चुअली, समझ पा रहे हो क्या? तो नेक्स्ट किंग कौन आता है इसके बाद? आराम शाह। क्या नाम है उसका? 1210 से लेके 1200, देख रहे हो ना कितना आराम से। और तुम्हें क्या बताऊँ कि ये दिसंबर और जनवरी का मैटर है बस, ठीक है ना, कि दिसंबर में और जनवरी में इसको आराम से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? उसके अंदर वो ना ऐसा, मतलब कह लो इसका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया कि चंद्रगुप्त मौर्य इतना पावरफुल था कि वो वहाँ जाकर के सेल्यूकस निकोटर को हरा देता है, उसकी बेटी से शादी कर लेता है और इंटरनेशनल एरियाज को कैप्चर कर लेता है, ठीक है ना। उसी का बेटा कौन है?
बिंदुसार, उसी का बेटा अशोक, सारे स्ट्रांग है। उस अशोक के बाद कोई इतना पावरफुल हुआ ही नहीं। समझ पा रहे हो क्या वो चीज़ है? अगर आपके पिताजी पावरफुल है, उन्होंने जमीन हथियाई है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आपसे जाएगी फिर वो तो। ठीक है, आगे की बात करें तो आराम शाह गाइस, यह ऐबक का क्या था, सक्सेसर था। ऐबक के बाद नेक्स्ट राजा कौन हुआ? लेकिन गाइस बहुत ही इनकॉम्पिटेंट था, मतलब लायक नहीं था इसके कि बना जाए, बस राजा का बेटा था इसलिए बन रहा था। ठीक है, फिर 1212 में क्या हुआ गाइस, एक नया राजा कौन बना? इल्तुतमिश बना। तो इसको हटा दिया गया और इल्तुतमिश राजा बन गया। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट किंग कौन आता है? इल्तुतमिश के। अब ध्यान सुना, एक्चुअली मैं ना आपको बताऊं, सबसे पहले भारत पे गौरी ने अटैक किया। गौरी का स्लेव तो कौन था? कुतुबुद्दीन था। और आपको पता है ये कुतुबुद्दीन का स्लेव है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन का स्लेव कौन है? तो ये उसका गुलाम और ये इसका गुलाम, इसलिए इसको स्लेव ऑफ स्लेव्स कहा जाता है, ना कि दासों का दास कहा जाता है इसको। क्लियर है? तो ये खुद गुलाम है और जो उसका राजा है वो खुद वो उसको दूसरे का गुलाम है। हाँ हाँ हाँ, हटा दिया हटा दिया, एक्चुअली हटा ही दिया क्या? हाँ, इसी ने हटाया था, ऐसा मान के चलो। ये उतना ढीला बंदा नहीं था, डोरेमोन नहीं देखता था ये, स्ट्रॉन्ग कार्टून सीखता था। ठीक है ना? ठीक है, जो भी ये कह लो आप लोग। तो उसको हटा दिया, बात खत्म हो गई, ये राजा बन गया। लेकिन ये उसका अच्छा, लेकिन एक बात है, इसने सुल्तान का टाइटल होल्ड किया क्योंकि इसने अपने आप को फ्री करा लिया था। किससे? कुतुबुद्दीन। क्या भाई, मुझे तू फ्री कर, तो तू भले ही नहीं हुआ। कुतुबुद्दीन तो नहीं ले पाया टाइटल, लेकिन इसने ले लिया सुल्तान का टाइटल। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, राजा जब तक ऑफिशियली देगा कि मैं इसको स्लेव नहीं मानता, फ्री हो गया अभी, तभी ये टाइटल होल्ड करेगा। ठीक है ना? वरना दुनिया कहेगी राजा भी है और गुलाम भी है, दोनों की बेइज्जती है, उस पोस्ट की भी बेइज्जती है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग? ये कहानी, आगे बढ़ते हैं। तो ये स्लेव, इसको क्या कहा जाता है? स्लेव ऑफ स्लेव। क्यों? क्योंकि ही वॉज द स्लेव ऑफ ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा गाइस, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, थर्ड बैटल ऑफ, पहले दो बैटल करवा चुके हम लोग, 1191, 1192। हाँ सही तो, 91-92 में। और थर्ड बैटल कब हुई? तराइन, तराइन जगह का नाम है। और थर्ड क्यों बोला? क्योंकि इसमें तीसरी बैटल होने जा रही थी। फर्स्ट दो बैटल हो चुकी थी, किसके बीच में? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज, दूसरी बैटल भी गौरी वर्सेस पृथ्वीराज। और थर्ड बैटल ऑफ तराइन में गाइस क्या होता है, ये जो बंदा है कौन? इल्तुतमिश। अच्छा तुम्हें पता है गौरी के तो 2-3 स्लेव थे ना भाई, यालदोज, कुबाजा एंड कुतुबुद्दीन। तो इनका तो बेचारों का नंबर ही नहीं आया। ऐबक के बाद उसका स्लेव आ रहा, कह रहा भाई हमें, हम भी तो लाइन में है, हमारा कब नंबर आएगा? समझ पा रहे हो चीज को आप लोग? तो भाई यालदोज ने क्या कर दिया, बगावत कर दी, कह रहा भाई ऐसे तो हमारा नंबर कभी आएगा ही नहीं, लाइन में वो खड़े हैं और बाहर से एंट्री, रॉन्ग एंट्री ले रहे हैं वो लोग। तो यालदोज ने क्या कर दिया, उसके अगेंस्ट जो है क्या कर दिया, लड़ाई लड़ी। लेकिन यालदोज क्या हो गया, हार गया और उसको नहीं मिल पाया। तो अब ये लिनेज चलेगी, ये वाली, वो यालदोज और कुबाजा का मामला खत्म हो गया अब। ठीक है, आगे की बात करके क्या करा, आगे देखो। इसने गई सुल्तान की टाइटल होल्ड की, मैंने बताया था आपको, इसने अपना को क्या कर लिया, सुल्तान के टाइटल से फ्री कर लिया और अपना नाम का इसने खुतबा पढ़वाया। अब ये, इसको कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। अच्छा गाइस ध्यान से, जब ये राजा डिक्लेयर हुआ कि भाई इसको राजा बनाया जाएगा, उस समय ये एट द सेम टाइम ये सूबेदार था, कहाँ का? यूपी में एक जगह है क्या, बदायूं। क्या जगह है यूपी में? तो गवर्नर था बदायूं का। ठीक है भाई, मान के चलो अगर हमें लगता है कि भारत का नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन हो, तो हम देखेंगे कि बीजेपी में किस स्टेट में बढ़िया वाले हैं। आप लोगों में से कई लोगों को शायद पता होगा कि मोदी के बाद कौन, ये बताता है कि शायद जनता सबसे ज़्यादा या उनकी टीम वाले किसको ज़्यादा मानते हैं। समझ रहे हो? तो जब राजा का, जब आराम शाह को हटाया गया तो ये डिसाइड हुआ नया राजा कौन होगा। तो सबसे बेटर कौन निकला, उसने एफर्ट भी लगाया था हटाने के लिए। और ये एट द सेम टाइम जब वो डिक्लेयर उस समय वो कहाँ पे बैठा हुआ था, गवर्नर, कहाँ का? यूपी में बदायूं का। बदायूं जगह है, अभी भी है बदायूं। ठीक है ना? जब पता चला कि भाई अब चलो भाई भाग के फटाफट आया वो दिल्ली, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? अच्छा कहीं इसने ऑफिशियली अपनी दिल्ली को अपनी क्या डिक्लेयर किया, इसने कैपिटल डिक्लेयर। इससे पहले दिल्ली राजधानी लाहौर वगैरह को कंट्रोल, लाहौर से बोलोगे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर से कंट्रोल कर रहा था, जो पाकिस्तान में, पहले इंडिया में था वो। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका भाई? इसके राजा बनने के लिए खलीफा उल, इसने ना गाइस राजा शासक बनने के लिए, क्या बनने के लिए इसने गाइस अपने ध्यान से सुना, एक रूलर बन, देखो सुनो, राजा तो कोई भी बन सकता है, लेकिन इसने राजा बनने के लिए, रूलर बनने के लिए प्रॉपर एक डिग्री ली, सर्टिफाइड कोर्स किया 3 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है ना?
क्या किया इसने? इसने राजा बनने के लिए खलीफा उल मुनसिरी बिलाह से खिलत की डिग्री ली। अब ये क्या है, उतना मतलब मैटर नहीं, एग्जाम में ये आएगा भी नहीं, बट इतना ध्यान रखना कि राजा बनने के लिए भी इसने क्या किया, कोर्स किया है कि भाई राजा का जेस्चर कैसा होना चाहिए, राजा का बिहेव कैसे करना चाहिए। मैंने एक क्लास में बात बताई है आपको, मैंने कहा क्या कि मान के चलो घर के मुखिया को थोड़ा कैसा होना चाहिए, अगर वो मान के चलो रोज घर का मुखिया यानी योर फादर जब रोज आपके साथ वो स्नैपचैट में वो कुत्ते वाली फोटो के साथ अगर वो जीभ निकाल रहे हैं तो उनकी वैल्यू डाउन हो रही है मेरे हिसाब से। वो क्या सोचते हैं वो जाने, उनको लगता हो सकता है कि भाई वो फैमिलियर हो सकते हैं, वो उनकी थॉट है, लेकिन मुझे लगता है कि राजा को थोड़ा सा कैसा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, वरना वैल्यू डाउन होगी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सनक जरूरी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ना कुछ तो नाटक ही कर दें, 2-4 बार अलमारी पकड़ के हिला दें, ठीक है ना, मुझसे पूछा क्यों नहीं, ठीक है, ये परमिशन हाँ की ही होगी लेकिन फिर भी पूछना चाहिए वो चीज़ है। या तो फैमिली इतनी अच्छी कि ड्यू रिस्पेक्ट उनको मिलती रहे तो एक अलग बात है। ठीक है, आगे की बात करें, गंभीरता खत्म हो जा रही है इसलिए इज्जत भी खत्म हो जा रही है, ये कहानी है। इसलिए जितना कम बोलेंगे उतनी इज्जत मेंटेन रहेगी। आगे की बात करें, हाँ गुलाम चल रहा है इसको, हाँ ये इसने एक्चुअली ना कोशिश की इसका नाम चेंज वेंज करने की, ठीक है ना, बाकी आप इसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आप चाहो तो ये नाम दिमाग में रखना है, वो एग्जाम में कभी आया नहीं है। हाँ गुलाम में ही है, गुलाम में ही है सारे के सारे। ठीक है, अच्छा देखो सुनो, इसने गाइस कुछ करेंसी भी चलाई। क्या चलाई इसने चांदी के सिक्के चलाए और कॉपर के, सिल्वर के, और जो चांदी के सिक्के थे गाइस, जो सिल्वर के सिक्के थे उसको क्या कहते थे, टका कहते थे, और जो कॉपर वाले थे उसे क्या कहते थे, जीतल कहते थे, ये याद रखना। बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका है। दिनार भी है, इंडिया में पहले दिनार भी चलता था, गुप्ता एम्पायर में पढ़ाया है। गुप्ता एम्पायर में दिनार करेंसी का क्या नाम था, जो अब यूएई वगैरह की करेंसी है। टका जो है वो बांग्लादेश की करेंसी है। अच्छा ये जो गाइस ये जो जीतल होता था ना, इसमें 1:48 का हिसाब किताब होता था, थोड़ी सी चांदी और बाकी सारा कॉपर होता था, उसमें मिक्स अलॉय होता था। अलॉय समझ रहे हो ना आप लोग, मिश्रित धातु। ठीक है, आगे अच्छा गाइस, और आपको पता है जब अब ये लोग कौन है, ये लोग इस्लामिक हैं, तो इंडिया में आएंगे तो अपने कल्चर के हिसाब से क्या बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे। ठीक है ना, तो आपको मैंने बताया था कि बिल्डिंग्स बनाने के प्रोसेस को आर्किटेक्ट बोलते हैं, वास्तुकला क्या बोलते हैं इसको। अब मैंने ये कहा गाइस कि साउथ इंडिया में, किसमें, साउथ इंडिया में अगर कोई टेम्पल्स बना हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे द्रविडियन आर्किटेक्ट, द्रविड़ आर्किटेक्ट, समझ पा रहे हो। अगर नॉर्थ में कोई बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नागर आर्किटेक्ट। अगर बीच में कोई बनेगा सेंट्रल इंडिया में तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग। अगर कोई अंग्रेज बिल्डिंग बना रहा है, अंग्रेजों की बिल्डिंग देखिए आपने कौन कौन सी, प्रेसिडेंट हाउस, इंडिया गेट, सीपी, यहाँ पे सारे रीलर्स दिखेंगे आपको, हर रील में अगर सीपी की वीडियो दिखती है। ठीक है, इसके अलावा गाइस जब मैं अपने ससुराल गया गुजरात की साइड में तो मैंने देखा कि वहाँ पे पुर्तगीज़ का शासन था। गुजरात में किसका शासन था, पुर्तगीज़ रूल करते थे। वहाँ पे मैंने जब उनके फोर्ट्स देखे तो उनका डिज़ाइन ही अलग था। जैसे आप लाल किला देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट दीवार है, और जो ब्रिटिशर्स हैं, जो पुर्तगीज़ हैं, जो यूरोपियंस हैं, उनकी दीवार कैसी है, टिल्टेड है। ठीक है, छोटी भी हाइट में, ऐसा लगेगा कि जैसे दौड़ के चढ़ जाओगे, वैसा कुछ। समझ पा रहे हो क्या, आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है, वास्तु। अब चूंकि ये लोग मुस्लिम है, भारत में एंट्री ले चुके हैं, तो अब ये अपना आर्किटेक्ट लेके आएंगे, उसको हम कहेंगे इस्लामिक आर्किटेक्ट। क्या कहेंगे इसको, इस्लामिक वास्तुकला। तो इसने पहली बार, अच्छा इनके आर्किटेक्ट से क्या बात है, मुस्लिम मस्जिद देखा आपने, डोम होता है, गुम्बद होता है, कोई भी देख लो आप, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, बीबी का मकबरा, है ना, ये सारे मकबरे जो हैं, सारे टॉम जो हैं, ठीक है, चाहे हुमायूं टॉम है, चाहे कोई भी है, उन सबके ऊपर क्या है, एक बहुत बड़ा डोम है, यानी कि गुम्बद है। ये कॉमन चीज़ है इनके बीच में। एक और पार्क है गाइस, वो क्या बोलते, कौन सा पार्क है यहाँ पे यार, लोधी गार्डन। ठीक है, कौन सा पार्क है, कोई बात नहीं भाई साहब, ठीक है, कौन सा पार्क है, लोधी गार्डन, लोधी गार्डन। हाँ कोई उसमें क्या है सर उसमें तो कोई बिल्डिंग भी नहीं है अरे कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। मैं क्या बता था, लोधी गार्डन, ठीक है ना, लोधी गार्डन सुना है ना, तो लोधी गार्डन में कभी आप जाओगे तो वहाँ भी आपको डोम्स दिखेंगे, बिल्डिंग पार्क के अंदर अगर कभी गए होगे आप तो कभी घूमने जाना तो देखना। ठीक है, तो सुनो तो सही, इल्तुतमिश जो ये बंदा है, इसने सबसे पहले इंडिया में इस्लामिक आर्किटेक्ट की बिल्डिंग बनानी चालू की, तो उसमें उसने क्या बनाए, गुम्बद, और क्या बनाया उसने, मकबरे बनाए, है ना। गुम्बद यानी कि क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डोम्स बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, टॉम। जैसे हुमायूं टॉम, तो सबसे पहले इसने अपने अपने टॉम्स बनवाए। कैसे टॉम्स बनाए गए, हुमायूं का मकबरा तो हुमायूं ने बनवाया था। सुनो आ जाओ देखो,
ये सब देखो सुनो, सबसे पहले हमने पढ़ा गौरी, उसके बाद स्लेव डायनेस्टी शुरू होगी, हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन, फिर हमने पढ़ा आराम से, फिर हम पढ़ रहे हैं इल्तुतमिश क्या बनवा रहा है, हमारा इस्लामिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड बिल्डिंग्स बनवा रहा है। ठीक है, सुनो ध्यान से, इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया। इसका बेटा शायद इसके रहते रहते मर गया होगा, मतलब पिता जिंदा और बेटा क्या हो गया, तो उसके लिए क्या बनवाया उसने, ये पहला इंडिया का मकबरा है जो कि क्या है, इस्लामिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से फोटो निकाली है मैं, पता नहीं ये सुल्तानगढ़ी में है, अभी सर्च करना पड़ेगा एग्जैक्टली इसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है ना, नहीं दिल्ली में नहीं है। ठीक है, अच्छा सुनो सही, ये पहला इंडिया में ऐसा मकबरा था गाइस, पहला ऐसा टॉम था जो पूरी तरीके से कैसा था, प्योर इस्लामिक, मतलब इसमें मिक्स कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसने एक रूल निकाला था, अगर किसी बंदे को न्याय नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो अगर मैं कभी पब्लिक में आया, पब्लिक डोमेन में विजिट करने आया, राजा राजा जाते थे ना हर 5 साल पे पब्लिक से मिलने के लिए, तो अगर कोई मेरे सामने रेड क्लोथ्स पहन के आ गया, लाल कपड़े पहन के आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा कि उसको क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए। फिर मैं उसको बिठा करके क्या करूँगा, पूछूँ क्या हुआ भाई, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि राजा के आर्मी वाले ही उससे मिलने नहीं देते थे, क्योंकि उनके खिलाफ शिकायत करनी है। समझ पा रहे हो उस चीज़ को आप लोग, तो ये सारी बातें हुई। अब आगे तो ये क्या रूल निकाला इसने कि अगर किसी को न्याय चाहिए तो वो लाल कलर के कपड़े पहन सकता है, रेड कलर के क्लोथ्स पहन सकता है, अगर राजा की नज़र में आ गया तो वो उससे बात जरूर करेगा उससे। ठीक है, तो इसने न्याय मांगने के लिए, जैसे जैसे जहांगीर का नाम सुना आप लोगों ने, जहांगीर, उसने सोने की, उसने न्याय की जंजीर लगवाई थी आगरा में, जिसको न्याय चाहिए वो जंजीर को क्या करो, खींच दो, वो जंजीर उसके बेडरूम से कनेक्टेड थी। इतने बदतमीज लोग तो रात के 12 बजे बजा के चले जाते थे। ठीक है, आगे की बात करते थे। ठीक है, सुनो तो सही, तो इसको न्याय के लिए क्या रूल लगाया इसने, रेड कलर के क्लोथ्स पहनने हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसने एक रूल और निकाला कि भाई मेरी आर्मी में ना सैलरी नहीं मिलेगी आपको, जैसे मैंने कहा लड़ाई होनी है, आपको लड़ना है आप आ जाओ, लेकिन जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको एक पीस ऑफ लैंड दे दूंगा, ज़मीन का एक टुकड़ा दे दूंगा। मैं कहूँगा भाई एक काम करो, लखनऊ के पास हमारी बहुत ज़मीन है, या पूरा लखनऊ ले लो, वहीं पे एग्रीकल्चर करना, वहीं पे रहना, और जब अगली बार लड़ाई होगी फिर से आ जाना। उसमें इसका क्या फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि मान के चलो उनको मैंने पूरी बिहार की ज़मीन दे दी, ठीक है, और कल को इल्तुतमिश जब मरेगा, मरना तो है ही, परमानेंट तो है ही, तो ये अपने आप को फ्री कर लेगा। ठीक है ना, अब पूरे बिहार का राजा बन गया, बात खत्म हो गई। इसमें इसका फ़ायदा है, दोनों तरीके से फ़ायदा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसने चालू करा, सैलरी नहीं देता था, क्या देता था उसके बदले, है ना, भूमि देता था, लैंड देता था, और इसको इक्ता व्यवस्था कहते थे। क्या कहते थे इसको, हाँ इसको कहते थे इक्ता सिस्टम, सिस्टम कहा जाता था। तो कोई पूछा आपसे कि इक्ता सिस्टम क्या है, इक्ता प्रणाली क्या है, तो सैलरी के बदले पीस ऑफ लैंड दे देना। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और आ जाओ। अच्छा एक और रूल है इसने, गाइस इसने कहा यार राजा के पास बहुत लोड है, इसने क्या कहा, इल्तुतमिश ने, देख लो ना कितने काम कर रहा है, तो पढ़े जा रहे हैं, आराम शाह की तरह आया 2 महीने में चला गया। ठीक है ना, तो इसी से पता चला जिस राजा के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे समझ लेना उसने काम भी ज़्यादा किए हैं। ठीक है ना, अब इसने एक रूल निकाला कि भाई ये राजा के पास वर्क प्रेशर बहुत है, तो एक काम करते हैं, राजा को ना सलाह देने के लिए, उसको सजेशन देने के लिए उसने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया। कितने लोगों का, कितने लोग होंगे इसमें, तो इसका नाम उसने नाम दिया तुर्कान चहलगामी या तुर्की चालीसा। 40 है तो क्या नाम दे दिया, चालीसा नाम दे दिया। और कितने लोग हैं इसमें, अब ये 40 लोग राजा को क्या करते थे, सजेशन देते थे, क्या करते थे। लेकिन गाइस जैसे जैसे टाइम बीता ना, ये 40 लोग इतने पावरफुल हो गए, इतने पावरफुल हो गए कि ये राजा ही डिसाइड करने लग गए कि राजा बनेगा कौन, और कोई इनके अगेंस्ट नहीं। इसमें इसमें ना एक बंदा आ गया था, इसका नाम था बलबन। क्या नाम था, बलबन। बलबन इन 40 में से सबसे अलग था, थोड़ा सा होता ना, कूद के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं, अगर किसी के अंदर लीडरशिप के गुण है तो वो दिखेंगे। तो बलबन इसमें इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है ना, और बलबन ने धीरे धीरे इसके जो इनके जो थॉट प्रोसेस को चेंज किया था। इसे सलाह नहीं देते थे, राजा डिसाइड करते थे गए। ठीक है, राजा डिसाइड। तो अब इसके बाद इल्तुतमिश के बाद बहुत सारे ऐसे राजा आएंगे जिसको किसने बनवाया है, चालीसा ने बनवाया। ठीक है ना, अब हाँ बलबन भी उसी में था। लेकिन जब बलबन राजा बन गया, क्योंकि मेन टारगेट था बलबन का खुद राजा बनना, जब बलबन राजा लगा तो इन सबको ना पकड़ा, 40 को, और 40 दरवाजे थे, 40 कमरे जिसमें 40 के 40 रहते थे। पहले का दरवाजा बजाया उसने गेट खोला, उसको दिए 2 तलवार, फिर नेक्स्ट दरवाजा। ठीक है, और इन लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर था कि ये लोग कुछ भी छोड़ते नहीं थे,
क्योंकि छोड़ेंगे, इनका बेटा भी बचेगा तो वो दोबारा क्या करेगा? याद करो सातवाहन वंश, थोड़ा सा रह गया था तो चल रहा ना। तो हिस्ट्री का एक कंसेप्ट है कि अगर किसी को मारो तो भाई, लोग कहते हैं हिस्ट्री से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो हिस्ट्री से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपनी गलतियों को ना दोहराएं, हम अपनी गलतियों को ना दोहराएं, ठीक है, रिपीट ना करें। तो उसने क्या बनाया गया, 40 लोगों का ग्रुप बनाया जिसको तुर्की चहलगामी या क्या कहते थे, चालीसा कहते थे। अच्छा, और क्या हुआ गया, इसके समय में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, कुछ ना फॉरेन अटैक्स भी होते थे। क्या होते थे? कुछ फॉरेन अटैक। जैसे कि एक बंदा था जिसका नाम था चंगेज खां। क्या नाम था? चंगेज खां। अब ये चंगेज खां ने इसके, चंगेज खां का हमारे इंडिया से कोई लेने देना नहीं था, वो एक्चुअली में किसी और को पकड़ रहा था, वो किसी चंगेज खां की दुश्मनी किसी और से थी। उसका नाम था जियालुद्दीन मांग बरनी। मांग भरनी नहीं, मांग बरनी, बर्न हो गया था मांग, जो भी कह लो आप लोग, ठीक है ना। चंगेज खां किसका पीछा कर रहा था? उसका हमारे से कोई मांग भरनी नहीं भाई साहब, बरनी, हाँ, ठीक है ना। तो चंगेज खां मांग बरनी का पीछा कर रहा था। अब ये कौन है, होगा कोई इतिहास में नहीं पता। वो बेचारा भागते भागते इंडिया आ गया। कौन? वो मांग बरनी। और सोचा कि भाई ये जो इल्तुतमिश है ये इसको बचा लेगा, क्योंकि इसकी भी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इंस्टाग्राम पे दे दबा के रील चलती थी इसकी, अगला 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 अगला, ठीक है ना। तो सोचा था कि वो जो मांग बरनी है वो क्या करेगा इसको। लेकिन जब इल्तुतमिश को पता चला कि इसके पीछे चंगेज खां लगा कि भाई तू जा यहाँ से, मेरे बस की नहीं है। और इस तरीके से इल्तुतमिश ने भारत को चंगेज खां के अटैक से बचाया। चंगेज खां जाता था ना, सिर्फ इंसानों को नहीं, घर के कुत्ते बिल्ली पालतुओं को भी, समझ पा रहे हो, सबको, उनकी क्लियर फिलॉसफी थी, ठीक है ना। मतलब घर के सदस्य तो छोड़ो, घर के मेंबर्स तो छोड़ो, घर के जो पेट्स है ना उसको भी खत्म कर देता। चंगेज खां जो है आपका, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कभी आगे। तो गेंगिस खान भी बोलते हैं। आज की डेट में भी चंगेज खां के 1.5 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, उसकी जेनेटिक्स के। उनका एक ही टारगेट होता था, क्या? अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इंक्रीज करना। तो ये एक अलग मैटर है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग, इसके समय में जब ये बंदा कौन, इल्तुतमिश जब राजा था भारत का, इंडिया का किंग था, उस समय किसने अटैक किया था? चंगेज खान ने। बस वो हुआ नहीं, अटैक कैंसिल हो गया, समझ पा रहे हो। तो ये सारी बातें इसमें लिखी। क्या कह रहा है, इसके समय में जियालुद्दीन मांग बरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां दिल्ली की सीमा तक पहुंचा, है ना। इसको गेंगिस खां भी कहते हैं, गेंगिस खां भी कहते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो इसके बारे में, बहुत सारी स्टोरीज हैं, ठीक है ना। और कहाँ तक पहुंच गया? दिल्ली के। लेकिन क्या हुआ कि भाई ये जो इल्तुतमिश है इसने क्या कर दिया, डिड नॉट गिव शेल्टर टू द जियालुद्दीन मांग बरनी, है ना। उसने जियालुद्दीन मांग बरनी को शेल्टर नहीं दिया, है ना। उसने अपने घर में, भाई तू यहाँ से निकल, हमें नहीं चाहिए वो, क्योंकि फिर हमारी दुश्मनी किससे हो जाती, डायरेक्ट दुश्मनी थी, और उसे जीतने के बस की है नहीं थी वो चीज़ें। अब 1236 में क्या होता है, 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। और अब इसने रहते रहते गए, अच्छा इल्तुतमिश के कई सारे लड़के थे, लेकिन एक भी एलिजिबल, जैसे आराम शाह वाली हालत थी। तो इसने अपनी लड़की को, क्या नाम है लड़की का, रजिया, रजिया गुंडों में फंस गई, ठीक है ना। रजिया सुल्तान को इसने क्या बना दिया, उसका सक्सेसर बना दिया, ठीक है ना। अपने जीते जी उसने नेक्स्ट किंग डिसाइड किया, किसको, एंड उसकी वजह से रजिया सुल्तान जो है गाइज, वो दिल्ली की फर्स्ट मुस्लिम रूलर बनी, फर्स्ट लेडी मुस्लिम रूलर, ठीक है ना। लेडी भी है, मुस्लिम भी। और उसके बाद सेकंड कौन बना पता आपको? स्वराज। कौन बना, नाम सुना आप लोगों ने? अब नहीं है इस दुनिया में वो। और तीसरे नंबर पर बनी शीला दीक्षित, चौथे नंबर पर बनी आतिशी, ठीक है। दिल्ली में अभी तक 4 फीमेल्स रूलर हो चुकी हैं, ठीक है। अगर हम इनको रूलर ही माने तो, मतलब उस राजा वाले से नहीं, बस भाई रूलर का था क्या, जो हेड ऑफ द स्टेट हो उस तरीके से। तो आतिशी को भी तो कुछ दिन के लिए बनाया था मिस्टर केजरीवाल ने। उससे पहले शीला दीक्षित रह चुकी थी, उससे पहले सुषमा स्वराज रह चुकी थी, और उससे पहले, यानी रजिया के बाद सीधे सुषमा स्वराज, इतने साल का गैप। उससे उसके बाद कोई भी फीमेल जो लीडर नहीं बनी दिल्ली की। आगे बढ़ जाए। अच्छा, अब ये रजिया सुल्तान की अलग स्टोरी है। हाँ, अच्छा हाँ, रेखा गुप्ता चल रही है, सॉरी नाम भूल गया, रेखा गुप्ता चल रही है, 5वीं नंबर पे हो गई। यार कोई बात नहीं, आ जाओ। बट क्वेश्चन रेखा गुप्ता का नहीं आएगा, वो तो करंट अफेयर्स में आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट मुस्लिम लेडी रूलर ऑफ दिल्ली, या, है ना। आगे की बात करते हैं। ये पहली फर्स्ट फीमेल रूलर थी, है ना। अच्छा, पूरे इस्लामिक ड्यूरेशन में गाइस और कहीं पे कोई फीमेल रूलर दिख भी नहीं रही है, आप उठा के देखो। तो इससे पता चल रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट जैसी कोई चीज़ वहाँ पे कोई खास नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आगे की बात करते हैं। अच्छा देखो सुनो, अच्छा इसकी तो भाई साहब, इसके तो हाव, जैसे ही राजा बनी इसके तो हाव भाई बदल गए। ये नौकरी तक तो सर्जी सर्जी करता था, पैर भी छूता था, नौकरी के बाद इसने देखना ही बंद कर दिया।
समझ रहे हो? तो रजिया सुल्तान जब तक किंग रूलर नहीं थी तब तक तो ठीक था, जिस दिन वो रूलर बनी तो उसने क्या किया, वो आदमियों की तरह, मेंस की तरह कपड़े पहन के वो आने लगी दरबार में। और ये बात उन 40 लोगों को क्यों होने लगी, क्योंकि वो जो 40 लोग थे, जो 40 सरदार थे, गए सरदार का मतलब वो पंजाबी वाला सरदार नहीं, इनको अमीर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर का मतलब अमीर नहीं, अमीर एक पोस्ट का नाम है, ठीक है ना। अमीर का मतलब हायर पोस्ट इन द कैबिनेट ऑफ सुल्तान। सुल्तान के मंत्रिमंडल में जो मिनिस्टर्स हैं उसमें हाईएस्ट पोस्ट को क्या कहते थे? अमीर कहते थे। अमीर का मतलब नहीं जो अमीर है, ठीक है, और सरदार का मतलब वो नहीं जो सरदार है, ठीक है ना। ये पोस्ट के नाम है, सरदार अमीर ये सब क्या है? पोस्ट के नाम है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। तो जैसे ही ये राजा बनी, ये क्या करने लगी, वो जो 40 सरदारों का ग्रुप था, ये देख रहा भाई इसका तो कौन से नहीं मारेगा, तो बलबन आ गया अभी तो बलबन की तो एंट्री कराएंगे ना अभी हम। अभी तो बलबन आया ही नहीं है, वो चुपचाप अभी काम कर रहा है, बल्कि इवन शायद अभी एंट्री भी नहीं हुई बलबन की, तो अभी एंट्री भी नहीं हुई 40 में, अभी अभी आएगा, एंट्री होगा तो मैं करवाऊंगा अभी एंट्री। यार फिलहाल रजिया सुल्तान राजा बनती है, और राजा बनने के बाद क्या होता है, उसके चाल चलन क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। ये बात किसको अच्छी नहीं लगती? इसलिए अच्छी नहीं लगती गाइज, क्योंकि वो जो 40 सरदारों का जो ग्रुप है वो कल्चरल ग्रुप भी है, सिर्फ पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है। वो अपने रिलीजन को भी प्रमोट करना चाहते हैं। तो उनको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा कि कोई इस्लामिक महिला जो है वो मेंस के कपड़े में आए, मतलब बिना मुंह ढके, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो वो बिना मुंह ढके और ये सब चीज़ें करे, वो यहाँ पे आए। समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग? तो रजिया के तो हाव भाव बदल गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना आप लोग। तो दिल्ली में ना गाइस, दिल्ली में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक याकूत। क्या नाम था इस व्यक्ति का? एक तरह का लीडर था। तो हाँ, तो रजिया से इसके रिलेशन थे। और गाइस एक बार क्या हुआ, ध्यान सुना आप लोग, सुनो सुनो, इसके साथ रिलेशन थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ गाइस, पंजाब में ना एक एकता प्रणाली बताई थी मैंने, किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की। क्या थी एकता प्रणाली? एकता प्रोसेस क्या था भाई? कोई हाँ, इन्होंने मेरी इस आर्मी में पार्टिसिपेट किया तो मैंने उनको पंजाब का एरिया दे दिया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है गाइज मलिक अल्तुनिया। क्या नाम है इनका? ठीक है, और ये कहाँ के इक्तादार है? पंजाब। मतलब इनको पंजाब का एरिया दे दिया। लेकिन भाई साहब इन्होंने मेरी बात मानने से क्या कर दिया अब, और ये कब हुआ? रजिया के टाइम पे हुआ। कब हुआ? तो पंजाब का एक इक्तादार है जिसका क्या नाम है? मलिक। उसने रजिया के अंडर में उसे काम करने से क्या कर दिया? कह रहा ना कि रजिया की अधीनता मानने से इंक्वायर कर दिया, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रजिया अथॉरिटीज, ठीक है ना। तो उसके कारण से रजिया बुरा मान गई, क्योंकि अब तो टैक्स आएगा नहीं वहां से। भाई इनको एरिया देते तो कुछ टैक्स भी लेते थे, फ्री में कुछ भी नहीं है। ये बात मैंने पहले बताई थी आपको कि राजा कभी भी फ्री में नहीं देता था, ठीक है ना। तो रजिया को जब उसने टैक्स देना मना कर दिया और कहा कि भाई अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो रजिया ने उसके बाद क्या किया? अटैक किया। लेकिन वो हार गई, रजिया हार गई, और हारने के एवज में उसने अल्तुनिया से क्या कर ली? शादी कर ली, ठीक है। कोई बात नहीं, क्या हो गया इसमें, ये तो पॉलिटिक्स है। इतिहास हमें ये सिखाता है, आपको पता ना ये बात, कि भाई एक बात बताओ, इतिहास में मैंने आपको बताया कि जब कभी राजा हारते थे तो शादी वाला प्रोसेस चालू होता था। ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। उसने क्या किया, ठीक है, और वो अपने शादी का डिसीजन खुद लेते, पिताजी तो थे नहीं उसके, ठीक है। वो चीज़ है, हल्दी मेहंदी की फोटो उसने खुद ही करवा ली, ठीक है। प्री वेडिंग शूट भी थी उसकी, मैं गया था। आज चलो नेक्स्ट देखो, अपने आप को हारता हुआ देखते है ना, अपने आप को हारता हुआ देखते क्या किया उसने? अल्तुनिया से क्या कर ली? लेकिन जब वो वापस लौट रही थी तो वो जो 40 मेंबर्स का ग्रुप था और रजिया के भाई जिसको सरपास करके वो राजा बनी थी, किंग बनी थी, सारे खुंदस में बैठे हुए थे उसकी हरकतों को लेकर के, ठीक है ना। ठीक है, कि खुले मुंह वो आ जाती थी दरबार के अंदर और बाकी सारी चीज़ें। तो इन्होंने उसको कैथल में, कहाँ पे? कैथल कहाँ है? हरियाणा में, पकड़ लिया, है ना। और कोर्ट के बड़े बड़े बूफर लेके गए थे, गाना बजाना, रजिया गुंडों में वहाँ डांस किया और रजिया को क्या कर दिया? मार दिया, ठीक है। तो रजिया की कब्र कहाँ पे है? रजिया का टॉम कहाँ पे है? कैथल में, कैथल में, ठीक है। लेकिन रजिया का गाइस एक सिंबॉलिक कब्र भी है दिल्ली में, ठीक है। और ये कब्र पता कहाँ है? ये कब्र है ये सराय काले खां के पास, ठीक है। लोगों ने लोगों ने इसके ऊपर इंक्रोचमेंट कर लिया है, ठीक है। कभी आप रिसर्च करना तो आपको मिलेगा। लेकिन कभी एग्जाम में पूछा कि रजिया की कब्र किस चीज़ से बनी है? पत्थर से बनी है, ठीक है ना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन,
क्वेश्चन में ये था कि लकड़ी से बनी है, संगमरमर से बनी है, टाइल से बनी है और किस से बनी है, तो सिंपल पत्थर से बनी हुई है, ठीक है, रेड स्टोन से बनी हुई। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, क्लियर आपको। 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी, ठीक है ना, और ठीक है, और क्या हुआ आपका, इसके बाद रजिया जो है वो हार गई, खत्म होगी, बात खत्म हो गई। लेकिन इसके बीच में गाइस एक बार और एक चीज हुई थी बड़ी इंटरेस्टिंग। बीच में ना कुछ टाइम के लिए रजिया को ना उसके पोस्ट से हटा दिया गया था, ठीक है, उसके पोस्ट से क्या कर दिया गया था, मतलब वो किंग थी और 40, ये वैसे एग्जाम में आएगा नहीं बट ध्यान रखना, तो रजिया किंग थी और 40 सरदारों को उसका बिहेवियर क्या नहीं आ रहा था, उसने उसको हटा दिया था उसको, ठीक है, रिजाइन दे दिया। अब नया राजा भी कुछ टाइम के लिए बना है इसमें, ठीक है ना, और उसमें एक रूल था कि जिसको विरोध बताना है वो क्या करेगा, लाल कपड़े पहनेगा। अब राजा गया प्रजा से मिलने के लिए, है ना, पब्लिक में गया, तो रजिया ने लाल कपड़े पहने, तो राजा सुनेगा क्या, ये तो हमारा ही पोस्ट मांग रही है, तो कोई दूसरा दुख होता तो सुन भी लेते, समझ उसको, वो मैटर खत्म हो गया यहाँ पे, क्लियर है। आगे करें तो ध्यान रखना पड़ेगा, रजिया के बाद ध्यान से सुनना आप लोग, हमने सबसे पढ़ा पहला क्या, ऐबक, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमने क्या पढ़ा, आराम शाह, हमने क्या पढ़ा, आराम शाह पढ़ा, और आराम शाह के बाद हमने क्या पढ़ा, इल्तुतमिश पढ़ा, और इल्तुतमिश के बाद क्या पढ़ा, रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बाद कोई बड़ा लीडर आया ही नहीं, ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद कोई बड़ा लीडर आया नहीं, तो नेक्स्ट 2-3 लीडर आए जो थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए थे। कौन कौन से, एक का नाम था बहराम शाह और एक का नाम था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद एक नया राजा था, इसका नाम है नसीरुद्दीन, एक्टर भी तो कोई नसीरुद्दीन, सुना आप लोगों ने, ठीक है, कोई बात नहीं, तो उससे याद रखना, नसीरुद्दीन क्या बनता है, नेक्स्ट किंग बनता है, ये कुछ टाइम तक रहता है। और सुनना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यही नसीरुद्दीन है जो 40 मेंबर्स के ग्रुप में एक नए बंदे की एंट्री कराता है जिसका नाम है बलबन। अब हो रही है बलबन की एंट्री, ठीक है ना, इसने करवाई। अच्छा गाइस, ये बड़ा, ये पूरे सल्तनत काल का गाइस सबसे गरीब राजा है। अब बताओ राजा कैसे गरीब हो सकता है, तो देयर आर सम किंग्स जो कि ना ऐसा अच्छा, ये राजा तो इस्लामिक है, और इस्लाम में तुम्हें पता कि ब्याज खाना बड़ा ही हराम माना जाता है। हराम वर्ड मैं वैसे नहीं बोल रहा, कहीं तुम सोचो कि मास्टर जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तो उनका ये वर्ड ही हराम है, मतलब कि इलीगल प्रोसेस ऑफ इनकम, ठीक है ना, मतलब कि ब्याज का पैसा वो नहीं खा सकते, ठीक है, यहाँ पे हराम का मतलब कोई गाली वाली नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे राजा हैं गाइस हिस्ट्री में, इस्लामिक में, जो राजा तो हैं बट वो टोपी सी रहे हैं, क्या सी रहे हैं, और उस टोपी को बेच करके जो इनकम आ रही है उससे वो गुजारा कर रहे हैं। जैसे कि औरंगजेब, तो कौन, औरंगजेब वैसे तो कट्टर था, लेकिन उसने साफ कहा था कि भाई मेरी जब कब्र बनेगी ना, मेरी क्या बनेगी, कब्र यानी कि टॉम जब बनेगा मेरा, तो मेरे फादर यानी कि शाहजहां की तरह या मेरे ग्रैंडफादर हुमायूं की तरह या किसी और की तरह नहीं बनेगा। उसने कहा जब मेरी कब्र बनेगी तो सिंपल ज़मीन में कोई छत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, और उसकी कॉस्ट भी मैं दूंगा, कैसे अर्न करके, तो वो औरंगजेब क्या करता था, टोपी सीखता था और क्या लिखता था, कुरान लिखता था। बट एक दिन उसको रियलाइज़ हुआ कि कुरान लिखने में कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई वर्ड इधर उधर तो उसको पाप लगेगा, तो उसने कहा कुरान वाले पैसे को मत इन्वॉल्व करना, टोपी वाले पैसे से मेरी कब्र क्या कर देना। उसकी कब्र को अंग्रेज़ों ने फिर उसको वो किया, मतलब कि उसको टाइल से घेरा, उसकी बाउंड्री कराई, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली जहांगीर, औरंगज़ेब जो था वो तो चाहता था कि उसकी कब्र पे ज़्यादा वो ना हो, और औरंगज़ेब कट्टर था, इसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन अपने भाई दूसरों के लिए कट्टर था तो अपने के लिए पोलाइटनेस होगी, तो अपने लिए उसने कहा क्या कि मैं जब राजा बनूँ, मैं जब मरूंगा तो मेरे लिए कोई भी बड़ा बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। जैसे हुमायूं टॉम है, लाल रेड फोर्ट है, बीवी का मकबरा है, किसकी बीवी का, औरंगज़ेब की बीवी का, किसी की तो होगी, ठीक है। औरंगज़ेब की जो बीवी है उसका मकबरा, भाई औरंगज़ेब की वाइफ ने कहा, अच्छा औरंगज़ेब के फादर का नाम क्या है, मुगल्स है ना भाई, ये कौन है, ये लोग मुगल्स हैं, और मुगलों का सीक्वेंस ऐसा है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब के फादर कौन है, और शाहजहां को गाइज इस्लामिक आर्किटेक्ट, मुगल आर्किटेक्ट का गोल्डन एरा कहा जाता है। शाहजहां के टाइम पीरियड को क्या कहा मैंने, शाहजहां के टाइम पीरियड को मुगल आर्किटेक्ट का गोल्डन टाइम, मतलब कि शाहजहां ने बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बनवाई। क्या बनवाया, ताजमहल, लाल किला, आपका रेड फोर्ट आगरा वाला, और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारी, ठीक है ना। तो उसने कहा यार मेरे फादर ने खामखा वेस्ट कर दिया पैसा, ठीक है ना। औरंगज़ेब, मैंने कहा ना बिल्डिंग बनाने के, अब उसकी वाइफ कह रही है औरंगज़ेब की कि यार हुजूर आपके पिताजी ने अपनी वाइफ के लिए इतना बढ़िया बिल्डिंग बनाया, आप मेरे लिए कब बनवा रहे हो।
तो मैं कहा बनवाऊंगा पगली, तो मर तो सही। जब वो मरी तो एक बिल्डिंग बनाई, क्या नाम था उसका, बीवी का मकबरा। क्या नाम है, किसकी बीवी का मकबरा? और उस अपनी ही बीवी का बनवाएगा, किसी और की क्यों बनवाएगा? कलेश थोड़ी खाना है, ठीक है ना। और वो बनवाया औरंगाबाद में। कहाँ बनवाया? औरंगाबाद कहाँ है गाइस? महाराष्ट्र में। कहाँ औरंगाबाद? नॉट इन दिल्ली। और ये रेप्लिका है ताजमहल की, समझ पा रहे हो क्या? ताजमहल किसकी ताजमहल से कॉपी करके कौन सी बिल्डिंग बनी है? बीवी का मकबरा। और ताजमहल किसकी कॉपी है गाइस? हुमायूं टॉम की। किसकी कॉपी है? समझ पा रहे हो क्या? ये तीनों एक दूसरे के। हुमायूं टॉम देखा, दिल्ली में है, तो कभी जाओ देखो, ठीक है ना। तो हुमायूं का मकबरा पहले बना, हुमायूं टॉम पहले बना, उसको देख देख के क्या बनाया गया। बट इन दोनों फर्क है, हुमायूं टॉम रेड है, ताजमहल वाइट है। और बीवी का मकबरा भी वाइट है, लेकिन वो छोटा है थोड़ा सा, तो प्रेस है। आप कभी फोटो वोटो पढ़ेंगे तो दिखाऊंगा आपको। हाँ नहीं नहीं, ब्लैक नहीं है, वाइट ही है। ब्लैक तो शाहजहाँ चाहता था बनाना, उससे पहले उसका मैटर। हाँ, वो यूट्यूब पे देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं। तो ये जो गाइस नसीरुद्दीन है, ये क्या है? सबसे ज़्यादा लो एक्सपेंडिव, मतलब एक्सपेंसिव बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम करता था। और क्या करता था ये? स्टिचिंग करता था। किसकी? कैप्स की। वो जो मुस्लिम कैप पहनते हैं ना, वही वाले कैप्स, और कोई कैप नहीं, ठीक है ना। और क्या किया उसने? 40 लोगों के ग्रुप में एक बंदे की एंट्री करवाई, जिसका क्या नाम था? और वो स्लेव था, किसका? बलबन उसका स्लेव था, ठीक है। नहीं, चीट नहीं किया, इसको नहीं मारा उसने, इसके जाने के बाद मारा सब। चीट वीट नहीं किया इसने। चीट को तो मैंने कहा, किसी भी स्लेव ने कभी कोई चीट नहीं किया। और सुनो, और भी बहुत सारे हैं, इनके फैमिली रिलेशन भी थे, ठीक है। इसने इसकी बेटी से शादी की, उसने उसकी मदर से शादी की, कुछ ऐसे रिलेशन ऐसे मिलते हैं। खैर हमारा उससे कोई मैटर नहीं है। अच्छा देखो सुनो, बलबन जो था गाइस, बलबन कौन है? इसका स्लेव है ना। तो बलबन को एक टाइटल भी दिया इसने। किसका टाइटल दिया उसने? उलुग खां की। किसका टाइटल दिया उसने? उलुग खां का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, बहुत ज़्यादा। बलबन मतलब नाम से पता चल रहा है बहुत ज़्यादा क्या ये स्ट्रांग है, ऐसे ढीला ढाला बंदा नहीं है, डिसीजन मेकर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो महान खां कहते हैं। अच्छा, इसका मूल, इसका जो खैर कोई बात नहीं, आगे ये याद रखना, महान उल्गू का मतलब क्या होता है? महान होता है, ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे बलबन की पावर्स क्या हो गई? 40 लोगों ग्रुप में क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। बाद में ये जो इल्तुतमिश है, ये क्या हो जाता है? वैसे भी इसको तो राजा बनने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, जब ये टोपी सी के गुजारा कर रहा है तो वो वैसे भी कर सकता है। और वो 40 लोगों ग्रुप को ऐसे ही राजा पसंद थे, जो ज़्यादा टैटा टैपा ना करें, समझ पा रहे हो क्या? वो ऐसे राजा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ज़्यादा, समझ पा रहे हो। देश में इस समय प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किसी पार्टी का भी तो होता है, बीजेपी का, कांग्रेस का, या किसी और का। अब मान के चलो बीजेपी का प्रधानमंत्री बना कोई, और प्रधानमंत्री ज़्यादा उड़ने लग जाए, तो पार्टी के साथ उसके टसल हो सकते हैं। कांग्रेस में सोनिया गांधी अगर अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष हैं, लीडर हैं, और कांग्रेस द्वारा बनाया गया मेंबर प्रधानमंत्री बनता है, पीएम बनता है, और वो ज़्यादा बोलने लग जाए, तो टसल हो सकते हैं, समझ उसको। तो अगली बार बनने की सब पॉसिबिलिटीज़ की नहीं है, लेकिन जनरली, ठीक है ना, ये चीज़ है। आगे की बात करते हैं, और क्या क्या। इसका नेक्स्ट किंग कौन बन जाता है? वो हट जाता है। इसके बाद ये ओरिजिनली ये ईरान से था, कहाँ से था? और उसने इतना स्ट्रिक्ट था, इसने कहा कि भाई ऐसा है, मैं आ गया हूँ। अब इसने कहा दिल्ली का राजा कौन है? हम है, ठीक है। और इसने कहा कि मैंने 2 रूल लगाए, इसने 2 रूल लगाए। कौन से रूल? एक इसने लगाया सजदा, और एक लगाया इसने, देखो सजदा, और मतलब अगर राजा के सामने आपको झुकना है, वो करना है, ऐसे कहते हैं ना, राजा के सामने क्या करना आपको, और राजा के पैरों को चूमना या हाथों को चूमना, जैसे आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो एक ना प्रोटोकॉल लगा दिया, समझ पा रहे हो? एक क्या लगा दिया? प्रोटोकॉल लगा दिया। मैं मानता हूँ कि घर का लीडर कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो जनता ठीक रहेगी, ठीक है, ये चीज़ है। आगे की बात करते हैं। पैबोस क्या है? अ फॉर्म ऑफ ऑब्सेशन ऑफ किसिंग द फीट ऑफ द, है ना। और सिजदा क्या है आपका? प्रोस्ट्रेशन ऑफ बोइंग डाउन, है ना, झुकने का प्रोसेस है ये। और ये क्या है? राजा के पैरों को चूमने का प्रोसेस है, ठीक है। और भी बहुत सारे रूल लगाए। उसने कहा कि भाई अगर मैं खड़ा रहूँगा तो तुम लोग भी खड़े रहोगे, वो जो उसके कोर्ट में जो मेंबर्स थे। ऐसा नहीं कि मैं बैठ रहा हूँ तो तुम बैठ जाओ, सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट। अच्छा गाइस, इसने नवरोज फेस्टिवल स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया इसने? ये नवरोज है गाइस, नवराते नहीं है, ये नवरोज है, ये नवराते। और ये नवरोज गाइस इस्लामिक फेस्टिवल होता है। कैसा होता है ये? मतलब नवरोज बेसिकली इस्लामिक न्यू ईयर जहाँ से शुरू होता है, उनका हैप्पी न्यू ईयर है, समझ पा रहे हो? आगे की बात करते हैं, देखना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं इसका।
ठीक है। अच्छा और एक और क्या कहा इसने, अच्छा गाइस ये जो बंदा है क्या नाम इसका, इसने एक पॉलिसी अडॉप्ट की, क्या पॉलिसी, इसने कहा ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड, है ना, मतलब कि अपने दुश्मनों को बिल्कुल नहीं बख्शता था ये, ठीक है, वो चीज़ है। तो ये सारी पॉलिसीज इसने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रूप से अडॉप्ट किया। और इसने गाइज वो जो 40 मेंबर्स का ग्रुप था, इसने सोचा भाई मैंने सबको हटाया, ये मुझे हटा देंगे। इसने 40 मेंबर को ग्रुप को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय, बनाया किसने था, इल्तुतमिश ने बनाया था। और खत्म किसने किया, बलबन ने खत्म किया, ठीक है ना। ऐसा गाइज इतिहास में कई बार हुआ, हिस्ट्री में कई बार, जब आपको मैंने ये बता, एक तो 40 मेंबर्स का ग्रुप है, एक ऐसा ही ग्रुप आता है मुगलों का, मैं आपको बताऊंगा जब मुगल्स पढ़ाऊंगा आपको बता, मुगलों में टोटल कितने किंग हैं, ये टोटल कितने हैं, टोटल है 18, टोटल कितने किंग्स हैं, लेकिन मेनली कितने हैं ये, इसके बाद 12 और किंग हुए, लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं थे, और वो इतने वीक थे इवन कि उनके टाइम पे भी ऐसा एक ग्रुप बन गया था मुगल दरबार में, मुगल कोर्ट में, ग्रुप लोगों का, जो क्या डिसाइड करता था, मुगल किंग डिसाइड करता था कि मुगल राजा कौन बनेगा, समझ पा रहे हो क्या, उसको सैयद ब्रदर्स कहते थे, क्या कहते थे उसको, सैयद ब्रदर डिसाइड करेंगे कि राजा कौन बनेगा, मुगल्स की एम्पायर की बात कर रहा हूँ। और ये कौन सा हमारा तुर्काने चहलगामी या तुर्की चालीसा, ये डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा हिस्ट्री में कई बार ग्रुप हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा बलबन ने गाइस एक मस्जिद भी बनवाई थी यूपी में, ठीक है, उसका नाम था, ये एग्जाम में आता हुआ नहीं है, गढ़मुक्तेश्वर कहते हैं। अच्छा गाइस बलबन के बाद एक नया राजा कौन आया, चैकुबार, ये बाहर में ही रहता था ऐसा समझ लो, क्योंकि ये कैसा राजा है, इनकॉम्पिटेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है जब पूरे दिन बाहर में पड़ा रहेगा तो कैसा राजा होगा, क्या एक्सपेक्टेशन रखें, ये पूरे दिन डांस देखता होगा या फिर पीता रहता होगा, ठीक है। तो इसने सिर्फ 1 साल शासन किया, कितना रूल किया इसने, सिर्फ 1 साल, ठीक है। और इसके बाद इस वंश का जो अंतिम रूलर था गाइस, उसका नाम था शमशीदुन कैमूर, क्या नाम था इसका, किस वंश की बात कर रहे हैं हम लोग, गुलाम वंश की। गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन है, शमशुद्दीन कैमूर नाम है, खाली कैमूर से भी याद रखोगे। और गाइस 1290 में गाइस एक राजा हुआ जिसका नाम था फिरोज शाह, क्या नाम था, फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी, किसकी, और एक न्यू डायनेस्टी खोल दी। गुलाम वंश के बाद कौन सा आया, खिलजी वंश आया, समझ पा रहे हो। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, गुलाम वंश कौन फॉर्म करता है सबसे पहले, तो उसके बाद नेक्स्ट किंग कौन बनता है, आराम शाह बनता है, कौन बनता है नेक्स्ट किंग, आराम शाह के बाद कौन बनता है, कौन बनता है, इल्तुतमिश के बाद कौन बनता है, हाँ कुछ टाइम के लिए रुकनुद्दीन फिरोज भी बनता है, वो मैंने कहा उसका बेटे योग्य नहीं है, इल्तुतमिश के कुछ बेटे भी थे जो बीच में टांग लाते हैं, ठीक है ना, लेकिन बेटे इतने एलिजिबल इनकॉम्पिटेंट किंग्स हैं ये, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट कौन बनता है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, बहराम शाह के बाद, हाँ ना, अलाउद्दीन मसूद है, वो जो 2 बने थे हटा दिए थे, है ना, मैंने इसके बारे में कोई पॉइंट थोड़ी लिखवाया है। उसके बाद कौन बना, नसीरुद्दीन ने बलबन की एंट्री करवाई थी, इसमें 40 ग्रुप्स के, है ना, बलबन उसका क्या था, स्लेव था, ठीक है ना। और कौन, ये किसका स्लेव है, गौरी का, और गौरी का स्लेव कौन है, अरे नहीं प्रभु, इल्तुतमिश, गौरी का स्लेव कौन है, इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव्स कहा जाता है, इल्तुतमिश को क्या कहते हैं। अच्छा इसके अलावा गाइस एक नया, उसके बाद कौन राजा आया, उसके बाद नसीरुद्दीन के बाद कौन राजा है नेक्स्ट, बलबन, ठीक है ना, उसका टाइटल मिला होता उल्गू खां का। अच्छा उसके बाद कौन आया, तो बाहर में ही रहता था। उसके बाद कौन आया आपका एक लास्ट किंग, कैमूर्स, नाम देख लेना आप लोग, जो भी नाम है कैमूर्स नाम है, वहां से चेक कर लेना आप लोग। तो टोटल कितने राजा हो गए, टोटल 11 राजा हो गए, ठीक है, खत्म। इसके साथ हमारा ये जो कौन सा डायनेस्टी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट ये गुलाम वंश हो गया, उसके क्या आएगा हमारा, खिलजी वंश का फाउंडर कौन है, फिरोज शाह, अभी मारा था ना, तो वही तो फाउंडर होगा। और फिरोज शाह का ही भतीजा था गाइस अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी भतीजा, और उसका दामाद भी, हाँ उसके बेटे से, क्योंकि वहाँ पे ब्लड के रिलेशन में क्या होता है, इस्लामिक में शादियाँ हो जाती है, अगर ब्लड का रिलेशन नहीं है तो शादी हो जाती है, तो वो मामा वामा के रिलेशन में शादी करते हैं, ठीक है, इस तरीके। जो मेन ब्लड का रिलेशन उसमें शादी नहीं होती। तो अलाउद्दीन जो है वो क्या बनता है, आगे का किंग बनता है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अलाउद्दीन के बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है।